ब्रिटिश केमिस्ट डेल्टन ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि इस दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई बर्ड्स हो, चाहे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे हम इंसान ही क्यों ना हो, सब के सब बने हैं एक छोटे पार्टिकल से, जिसको उन्होंने कहा कि वो एटम है। ठीक है, तो इसके बाद सब जितने भी साइंटिस्ट थे सबके मन में क्यूरियोसिटी जगने लगी कि एक्चुअली में एटम होता क्या है। ठीक है, सब रिसर्च करने लगे कि एटम्स होता क्या है, एटम कैसा होता है, दिखता कैसा है, बनता कैसे है, एंड एटम कैसे कंस्ट्रक्ट करता है सारी की सारी मैटर्स को। तो यहाँ से एक शुरुआत होती है एटम्स की। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12। Atoms are ridiculous and unbelievably small. A single human hair is about as thick as 500,000 carbon atoms stacked over each other. The spectroscope kicked off a whole new round in the discovery of elements. It's almost like each element has its own barcode. Scientists now had a pressing new question to answer. What's inside the atom? तो पहले साइंटिस्ट जिन्होंने एटम के बारे में बात की थी वो थे जे थॉमसन। डाल्टन के स्टेटमेंट रिलीज होने के बाद जब बात होने लगी कि एटम होता क्या है, कैसे दिखता है, तो थॉमसन ने एक्चुअली में उस टाइम तक रिसर्च कर लिया था कि नहीं, एटम के अंदर भी एक छोटा सा पार्टिकल होता है। यानी एटम खुद भी डाल्टन की थ्योरी में एक पॉइंट था जिसमें उन्होंने कहा था कि एटम्स जो होते हैं, एटम्स आर इनडिविजिबल, एटम्स को हम तोड़ नहीं सकते। यानी एटम ही एक छोटा पार्टिकल है। यानी इस दुनिया में अगर हम बात करें कोई भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी चीज़ की, तो वो किससे बना है? एटम से बना है, डाल्टन ने कहा था। अब एटम्स को आगे हम तोड़ नहीं सकते, यानी जितनी भी दुनिया है सब एटम से बनी। मगर उसके बाद जब थॉमसन ने अपनी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली थी उस टाइम, और उन्होंने कहा था कि नहीं, जो एटम्स होता है वो भी किससे बनता है? वो भी इलेक्ट्रॉन से बनता है। यानी उसके अंदर और भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, यानी एटम्स इनडिविजिबल नहीं है, वो आगे टूट सकता है। तो इस पर उन्होंने अपना खुद का एक मॉडल दिया एटम का, जे थॉमसन ने, और उन्होंने कहा कि जो एटम होता है एक्चुअली में वो कैसा होता है? एक चार्ज स्फीयर की तरह होता है। एक चार्ज स्फीयर होता है जो कि कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए उन्होंने उसको प्रोटॉन नाम दे दिया। ठीक है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर ऐसे प्लेस होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर ऐसे प्लेस होते हैं, और उन्होंने कहा कि ये एक्चुअली में मॉडल है एटम का। यानी सबसे पहला एटॉमिक मॉडल जो प्रपोज किया था वो थॉमसन ने किया था। तो उन्होंने क्या कहा था कि द एटम रिजेंबल्स, यानी एटम दर्शाता है या दिखता है किसी तरह द वाटरमेलन, या तो प्लम पुडिंग मॉडल, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। तो वाटरमेलन की तरह होता है आपका क्या? एटम। और एटम जो होता है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है जिसको प्रोटॉन बोला था, रिजेंबल्स द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द watermelon and electrons are embedded into it just like the seeds। ठीक है, तो जो जे थॉमसन ने बताया था कि एक्चुअली में जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है वो किस तरह होता है? वो होता है वाटरमेलन में जो लाल वाला खाने वाला हिस्सा होता है उसकी तरह, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे प्लेस होती है सीड्स की तरह, जैसे बीज होती है वाटरमेलन की, उसी तरह इलेक्ट्रॉन प्लेस होते हैं। तो ये मॉडल एक्चुअली में पहला मॉडल था जिसने एटम को एक्चुअली बताया था कि एटम ऐसा दिखता है, मगर इसकी कुछ कमियां आती। तो अगर इसकी ड्रॉबैक्स की बात करें कि ड्रॉबैक्स क्या आते हैं इसकी, तो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स था जो इसका वो ये था कि ये बहुत से एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। यानी ये मॉडल बहुत से एक्सपेरिमेंट के लिए फेल हो गया था। जैसे उनमें से एक एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का, जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड ने किया था अपने क्या बोलते हैं लैब में। तो उन्होंने नोटिस किया था कि जो उनके एक्सपेरिमेंट में जितने भी नोटेशन थे, यानी उनकी जितनी भी कंक्लूजन थी अपने एक्सपेरिमेंट में, वो मैच नहीं कर रहे थे कहीं पे भी इस एटॉमिक मॉडल से। यानी उन्होंने प्रूव किया था कि नहीं, एक्चुअली में ऐसा मॉडल होता ही नहीं। यानी जे थॉमसन ने जैसा मॉडल बताया था एक्चुअली में एटॉमिक मॉडल वैसा नहीं होता। फिर उन्होंने अपना प्रपोज किया मॉडल। ठीक है, तो बेसिकली ड्रॉबैक इसका ये था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन मैनी एक्सपेरिमेंट, और दूसरा ड्रॉबैक इसका ये था कि इट कुड नॉट पोजिशन द न्यूट्रॉन। यानी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई थी कि न्यूट्रॉन भी होता है, इसमें न्यूट्रॉन के बारे में कोई बात हुई नहीं थी इस मॉडल में। ठीक है, हमको पता है जो एटम होता है वो बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो चलो दिख गया, मगर न्यूट्रॉन क्या है उसके बारे में कुछ बात हुई नहीं थी, तो इसलिए मॉडल फेल हो गया। तो इसके बाद आया था रदरफोर्ड का मॉडल।
तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में क्या बताया, रदरफोर्ड ने एक्चुअली में एक एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किया। बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है, बट थोड़ा सा हल्का सा रिवाइंड करा देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक्चुअली में अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया थिन गोल्ड फॉइल में। थिन गोल्ड फॉइल में अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया सोर्स से, एक सोर्स से जो अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहे हैं। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है, अगर हम हीलियम का एटम ले तो हमको पता है हीलियम क्या होता है, 2 एटॉमिक नंबर होता है, यानी हीलियम के पास 2 प्रोटॉन होता है सेंटर पे, और उसके आसपास में 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। बिकॉज हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2, यानी सिर्फ 2 प्रोटॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। मगर यहीं पे अगर हम इससे ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन निकलवा दें, यानी इस एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो ये क्या बनेगा, ये एक पॉजिटिव यानी हीलियम बन जाएगा 2+, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोटॉन बना, और 2 प्रोटॉन बचा तो उसका चार्ज क्या होगा, +2, तो ये क्या बन गया, हीलियम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और इसी को हमने नाम दे दिया अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो यही क्या होता है, अल्फा पार्टिकल। तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया थिन गोल्ड फॉइल पे, यानी थिन गोल्ड फॉइल पे। अब थिन गोल्ड फॉइल इसलिए, मतलब गोल्ड फॉइल उन्होंने इसलिए सिलेक्ट की कि गोल्ड फॉइल जो होती है वो हाईली मेलेबल होती है। गोल्ड फॉइल कैसी होती है, हाईली मेलेबल, यानी इसको वो कन्वर्ट करते हैं इनटू वेरी थिन शीट। तो साइज की बात करें, कितना पतली थी वो, 10⁻⁻6 मीटर, यानी लगभग 1 माइक्रोमीटर के बराबर उसका साइज था। अब उन्होंने ऐसा इसलिए किया बिकॉज उनको स्टडी करना था एटम के बारे में। अब अगर ज़्यादा मोटी शीट होती, ज़्यादा मोटी फॉइल होती, तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल आ जाते हैं, मगर अगर बहुत पतली शीट है तो उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ एटम ही आएंगे। तो यानी अगर हम एटम की स्टडी करना चाहेंगे तो हम चाहेंगे कि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, पॉसिबली एक ही लेयर ऑफ एटम हो। तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी हम पार्टिकल को पास कराएंगे, चाहे वो अल्फा पार्टिकल या कोई पार्टिकल हो, तो उससे इजीली पास कर जाए, या मतलब जो भी प्रॉपर्टी है एटम की वो करेक्टली हम कैलकुलेट कर सकें। तो इसलिए वो चाहते थे कि जो शीट है वो बहुत पतली रहे, और इसके लिए सबसे जो मेलेबल सब्सटेंस होता है वो होता है गोल्ड, तो उन्होंने गोल्ड का यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद जब उन्होंने बम्बार्ड कराया सारे गोल्ड पार्टिकल, तो उन्होंने नोटिस किया कि जो बाहर जिंक सल्फेट की स्क्रीन लगी थी, जिंक सल्फेट क्या होता है, फ्लोरोसेंस नेचर का होता है, यानी जब भी उस पर कोई पार्टिकल आके टकराता है, ठीक है, तो वो चमकता है। अब क्योंकि अल्फा पार्टिकल बहुत बहुत छोटा साइज का होता है, हीलियम एटम तो बहुत छोटा साइज का होता है, कितना होता है एटम का साइज, 10⁻⁻10 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो इतना छोटा पार्टिकल हमको तो अपनी आंखों से दिखेगा नहीं, तो इसके लिए उन्होंने नोटिस करने के लिए कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन कहाँ या ये पार्टिकल कहाँ जाके टकरा रहा है वो हमको दिखे, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई, जिसमें जब भी पार्टिकल हिट करा था तो क्या कर रहा था, ग्लो कर रहा था, ठीक है। तो उन्होंने नोटिस किया कि अपने ऑब्जर्वेशन में, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या कंक्लूजन निकला, क्या क्या कंक्लूजन उन्होंने निकाला अपने एक्सपेरिमेंट से, और उससे क्या क्या रिजल्ट उन्होंने इंटरप्रेट किया, ठीक है। दोनों देखते हैं। तो पहला उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, कितने, लगभग 99.84% अल्फा पार्टिकल्स जो है वो इजीली पास कर जा रहे थे, किससे, थिन गोल्ड फॉइल से। यानी पहला कंक्लूजन उन्होंने देखा, द मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल passes undeflected through gold foil, यानी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से पास कर गया। अब देखो कोई भी चीज पास कर रही है, इसका मतलब क्या है कि एटम से कोई चीज पास कर रही है, यानी एटम जो है वो एम्प्टी है। अब एग्जांपल लेकर हम, तो हमारे पास कहीं एक खिड़की, अगर कहीं दरवाजा है घर पे, ठीक है, एक तरफ दरवाजा है हमारे घर में, एक तरफ दीवार है, तो हम ऑब्वियसली दरवाजे की तरफ से निकलेंगे, बिकॉज दरवाजा क्या है, एक एम्प्टी स्पेस है जिसे हम पास कर सकते हैं। मगर क्या हम दीवार के थ्रू पास कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिकॉज दीवार में क्या है, एक मास लाई करता है जिसको हम पास नहीं कर सकते। तो उन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल पास कर रहा है इजीली, यानी वहाँ पे क्या है, एम्प्टी स्पेस, जस्ट लाइक दरवाजा जैसे खाली होता है उससे हम पास कर सकते हैं, तो वैसे अल्फा पार्टिकल पास कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जो हमारा एटम है वो क्या है, एम्प्टी है। तो उन्होंने यहाँ से रिजल्ट जो निकाला, इससे क्या निकाला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, यानी ज़्यादा जो जगह है एटम की वो क्या है, खाली, ज़्यादातर जगह जो एटम में है वो खाली। जहाँ से कंक्लूजन है लिखी, इसको हम ऑब्जर्वेशन कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट उन्होंने देखा। दूसरा पॉइंट उन्होंने देखा कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, यानी कितने परसेंटेज से, लगभग 0.15% अल्फा पार्टिकल जो है डिफ्लेक्ट कर रहे थे एट सम एंगल, यानी कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी थे, यानी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो पास हो गए इजीली, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, टकरा के कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट कर रहे थे, ठीक है, कुछ एंगल पे टकरा के डिफ्लेक्ट कर रहे थे, ठीक है।
कितना एंगल था वो भी हम बाद में बात करेंगे। बहरहाल यहाँ पे अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहे थे, तो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल। ठीक है, तो इससे क्या कैलकुलेशन मिला, इसे मिला देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज्ड स्फीयर एट द सेंटर ऑफ एटम, यानी एटम के बीच में कहीं एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। बिकॉज देखो अगर हम बात करें यहाँ पे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास कर रहे हैं। ठीक है, तो एटम है, इसमें कुछ अल्फा पार्टिकल, जैसे अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अल्फा पार्टिकल कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, उसको रिपेल करेंगे और वो क्या होगा, कहीं सर्टेन एंगल पे मुड़ जाएगा, यानी कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट करेगा। जैसे उन्होंने कैलकुलेट किया कि कुछ पॉजिटिव चार्ज है जो बीच में सेंटर पे लाई कर रहा है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट उन्होंने नोटिस किया कि ऑलमोस्ट 1 in 20,000, यानी 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी दिख रहा है जो जिस रास्ते से जा रहा है उसी रास्ते से वापस आ रहा है, यानी जैसे जिस रास्ते पे वो जाके टकरा रहा है गोलफॉल से, उसी रास्ते पे सीधे वापस आ गया। तो ऑलमोस्ट 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल्स टेक्स, या टेक बैक की जगह हम कर सकते हैं बाउंस बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ, यानी जिस रास्ते से वो आया था उसी रास्ते में चला गया। अब देखो अगर हम बात करें, एक बॉल है हमारे पास, उसको अगर हम हिट कर रहे हैं या खिड़की से थ्रू फेंक रहे हैं और खिड़की अगर ऑलमोस्ट पूरा खाली है ना, तो अगर उससे हम बॉल फेंकेंगे तो बॉल इजीली बाहर चली जाएगी। ठीक है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। मगर वहीं पे अगर एक दीवार है, अब खिड़की की जगह एक दीवार लग दी, उसे बॉल फेंकेंगे तो बॉल टकरा के वापस आ जाएगी। बिकॉज क्यों, क्योंकि जितना भी मास है वहीं पे लाई कर रहा है। तो दीवार का जो दीवार के पास मास है, तो जो भी हमारे पास बॉल है या कोई पार्टिकल है वो टकराएगा, वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि कुछ पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल वो टकरा के वापस आ रहे हैं, यानी वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा जगह है सेंटर पे जहाँ पे क्या है, एटम का सारा मास लाई कर रहा है, जो कि क्या कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल हिट करने की वजह से वापस आ गए। तो इससे उन्होंने इस पॉइंट से कंक्लूजन निकाला, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर एट द सेंटर ऑफ द एटम वेयर, इसी आगे लिख रहे हैं, वेयर ऑल द मास ऑफ एटम लाइज, यानी ये वही पॉइंट है जहाँ पे एटम का पूरा मास वहीं पे लाई कर रहा है, बिकॉज इसी पे तो टकरा के वापस आ रहा है अल्फा पार्टिकल। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इसी के बेसिस में उन्होंने बताया था कि जो एटम है वो कैसा दिखता है। तो उन्होंने बोला कि देखो सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उन्होंने बोला सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज है और जिसके आसपास में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, उसके आसपास में रिवॉल्व करते रहते हैं। तो यही था उनका एटॉमिक मॉडल। तो उन्होंने क्या कहा, द एटम इज लाइक द सोलर सिस्टम, एटम किस तरह है, सोलर सिस्टम की तरह है, जिसमें बीच में जो सन होता है, सन के आसपास में अर्थ रोटेट करती रहती है या कोई भी जितने भी प्लैनेट्स हैं। तो उसी तरह यहाँ पे क्या होते हैं, द एटम रिजेंबल्स द सोलर सिस्टम इन विच देयर इज पॉजिटिव चार्ज्ड स्फीयर एट सेंटर, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है सेंटर पे, एंड इलेक्ट्रॉन revolves around it in definite orbits। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स के आसपास में एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता रहता है। ठीक है, तो ये था आपका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। क्या तो नोट कर लें, देन इसी के बारे में और आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की। तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल के थ्रू ये चीज बताई थी कि जो सेंटर है, सेंटर पे एक्चुअली में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है और उसके आसपास में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। तो उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, किस चीज़ से कर रहा है, जैसे अगर हम बात करें सोलर सिस्टम में, तो अर्थ जो रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, वो इसलिए करता है बिकॉज उसके पास क्या होता है, उसके पास उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। तो यानी जो सन है अर्थ को किसकी वजह से खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खींच रहा है, और जो अर्थ है उस ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करके क्या करती है, मूव करती है और सेंटीमीटल फोर्स को एक्सपीरियंस करती है, सेंटीमीटल मोशन में वो घूमती है। तो यहाँ पे भी वही चीज लग रही है, बस यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स की जगह क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है इनके बीच में। कौन सी लग रही है, इलेक्ट्रो। हमने पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स में कि जब भी दो चार्ज पार्टिकल होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, या जो भी चार्ज पार्टिकल हो, तो उसके बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम निकालना सीखा था कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से, है ना। कूलम्ब्स लॉ ने हेल्प किया था वो क्वांटम थ्योरी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इनके बीच में क्या लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रॉन इसका यूज करके क्या करता है, घूमता है
और जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। तो यहाँ पे एक्चुअली में इन दोनों रिलेशन का यूज करके रदरफोर्ड ने रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैलकुलेट करने में के लिए एक फॉर्मूला निकाला था। क्या था फॉर्मूला? देखो, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, द इलेक्ट्रॉन experiences an electrostatic force due to nucleus which it uses to revolve around nucleus as यूजिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी वो जो फोर्स लगती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको कन्वर्ट करता है इनटू सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी बैलेंस करने के लिए, ताकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है वो इलेक्ट्रॉन को खींच रही है अपनी तरफ, प्रोटॉन बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो इसको खींचेगा अपनी तरफ, तो वो यूज फोर्स का यूज करके क्या करता है, घूमता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को वो यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो अगर उसको प्रॉपरली घूमना है, यानी अगर उस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में एकदम इजीली घूमना है, अब जैसे एग्जांपल ले लें, जैसे आपको पता ही है, बचपन में आप किए भी होंगे, एक रस्सी पे या एक धागे पे पत्थर घुमा पकड़ के मतलब बांध के घुमाते हैं ना, तो अगर पत्थर घुमाते हैं तो यहाँ पे पत्थर घूमता है, मगर मान लो ये धागा हमने काट दिया तो क्या होगा, पत्थर से घुमा रहे हैं आप पत्थर को रस्सी में बांध के, तो जैसे धागा काट दोगे तो क्या होगा, पत्थर बाहर निकल जाएगा, पत्थर मूव कर जाएगा, मतलब आउट जो बंधा हुआ था यानी जो ऑर्बिट में घूम रहा था उससे बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टूट गई यानी खत्म हो गई या कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और मान लो दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगी, मान लो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम कर दिया या अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ज़्यादा कर दें, यानी हम रस्सी को ज़्यादा तेज खींच लें, तो क्या होगा, वो पत्थर इस तरफ आ जाएगा। यानी अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा हो गई तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस तरफ आ जाएगा। यानी ये फोर्स कैसी होती है, इक्वल होती है। यानी अगर पत्थर को या फिर इलेक्ट्रॉन को घूमना है तो वहाँ पे दोनों फोर्स से बराबर होनी चाहिए, यानी जिस फोर्स से वो घूम रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों को बराबर होना पड़ेगा। तो यही चीज़ उन्होंने बोला था, फॉर इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व अराउंड nucleus, the magnitude of electrostatic force must be equal to centripetal force। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। यहाँ करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला में निकालना सीखा था यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। क्या होता है, F इज इक्वल टू K यानी 1/4πε0 Q1 जो कि इलेक्ट्रॉन बाई Q2 अपॉन r²। ठीक है, यहाँ पे r क्या है, रेडियस है, इनकी रेडियस है। अब यहाँ पे देखो, अभी हम स्टडी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हम बात करें फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस में जो अगर बात करें प्रोटॉन है, प्रोटॉन भी एक ही है और इलेक्ट्रॉन भी एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी इतना ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें चार्ज ऑफ प्रोटॉन, देखो यहाँ पे दो क्वांटिटी कौन सी है, अगर इनके बीच में हम फोर्स निकालें तो ये क्या होगा, K Q1 क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, Q2 क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दोनों बराबर है इसलिए हमने क्या कर दिया, दोनों को E रख दिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस r²। किसी बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि होती है mv²/r, है ना, यानी जो बॉडी घूम रही है, इलेक्ट्रॉन उसका मास इंटू उसकी वेलोसिटी बाय रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ये होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें r को, देखो ये डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो देखो या mv² निकाल सकते हैं, नहीं r² निकाल, इसको इधर भेजते हैं, mv² को नीचे ले आते हैं। देखो 1/4πε0 इंटू p² बाय, देखो ये mv² इंटू ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में, mv² इज इक्वल टू ये r² डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, r²/r। यहाँ से r² और r कट गया, तो r कितना आ गया, रेडियस ऑफ ऑर्बिट e²/4πε0 mv²। यहाँ से रेडियस का फॉर्मूला आ गया। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमको mv² का फॉर्मूला मिल गया और रेडियस का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, चाहे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालने के लिए यही एक्सप्रेशन यूज करते हैं। तो यहाँ से r यहाँ डिवाइड में हो जाएगा तो इंटू में, देखो यहाँ से mv² कितना हो जाएगा या v² कितना हो जाएगा,
इसका हो जाएगा आर डिवाइड में हो जाएगा तो इंटू में, तो ई स्क्वायर आर, देखो ये इधर इंटू में आ गया, ई स्क्वायर आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो स्क्वायर से आर कट गया, तो वी कितना आ गया वेलोसिटी, वेलोसिटी आ गया ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये वी स्क्वायर था, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट बन जाएगा, क्या क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। ये रहा आपका वेलोसिटी फॉर्मूला, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल गया और रेडियस का फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। तो यही था इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट, यानी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है तो किसी वेलोसिटी कितनी होगी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, उसका रेडियस कितना होगा ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे एनर्जी की, सॉरी ये मास भी है, एक से ये मास भी है ना, ये एम वी स्क्वायर तो यहाँ था, एम भी तो इंटू में यहाँ पे अगर डिवाइड में हो जाएगा तो हो जाएगा आर स्क्वायर एम, तो यहाँ पे मास भी है डिवाइड में, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मास भी था ना, वेलोसिटी स्क्वायर इधर जाएगा तो डिवाइड में मास हो जाएगा, ठीक है। चाहे नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, यानी कोई भी हाइड्रोजन एटम को हम कंसिडर करके चल रहे हैं, फिर लिख देते हैं हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस उसकी एनर्जी कितनी होगी। यानी अभी हमने बात की थी ना, यहाँ पे प्रोटॉन था, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रेडियस आर है, तो इसमें कितनी एनर्जी होगी, तो स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी, काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और रिवॉल्व कर रहे हैं यानी मोशन में, जो भी बॉडी मोशन में होती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, कितनी होगी। अभी हम थोड़े पहले क्वेश्चन निकाला था, एफ सी इज टू एफ ही होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हमने इक्वेशन भी बनाई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यानी के क्यू बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स यानी एम वी स्क्वायर बाय आर, यहाँ से आर और आर स्क्वायर को काट दो, यहाँ से एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है, एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाय आर, बिकॉज यहाँ से आर और स्क्वायर कट गए, यहाँ से फाइनली काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का ई स्क्वायर बाय ई स्क्वायर 1 इंटू 1 इंटू ई स्क्वायर 2 4 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन। बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी हमको पता ही, हम निकाल सेकंड चैप्टर में अपने पढ़े होगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला यूज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है के Q1 Q2 बाय आर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं यूज इक्वल्स टू के इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 चार्ज एक है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, और दूसरा है प्रोटॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का होता है चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव बाय आर, बिकॉज यहाँ पे आर है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी यूज इक्वल्स टू माइनस ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। फिर आगे पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करें टोटल एनर्जी की, टोटल एनर्जी हम निकाल सकते हैं। टोटल एनर्जी क्या होती है, क्लास 11 वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर नंबर 8 पढ़ा है ना। टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला है ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकली है प्लस माइनस ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से आंसर निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो टोटल एनर्जी हो जाएगी ई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, टोटल एनर्जी के लिए हमने ई स्क्वायर कॉमन ले लिया बाय, देखो यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉमन लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉमन लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से ई स्क्वायर चला गया, 4 पाई 8 हम क्या लिखते हैं 2 4 8, ठीक है। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर चला गया, यहाँ पे 2 बचा है, तो आ जाएगा 1/2 माइनस, बिकॉज प्लस माइनस इज माइनस, यहाँ पे सब चला गया बाहर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, देखो ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसे सॉल्व करेंगे, देखो
हाफ माइनस 1/2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 - 1, 2 1 2 बाय 2 1 2, तो कितना आ जाएगा ये लगभग -1/2 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -e² आएगा नीचे देखो, प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा -1, सो -1 इंटू e² इज टू -e², और 2 4 8/ε0, और ये आ जाएगा टोटल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहे हैं, चाहे बात करें पोटेंशियल एनर्जी की चाहे टोटल एनर्जी में से नेगेटिव साइन आ रहे हैं। नेगेटिव साइन ये सिग्निफाई करता है कि जो फोर्स लग रही है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो किसकी तरफ लग रही है, न्यूक्लियस की तरफ लग रही है, यानी न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो नेगेटिव साइन शो करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। देखो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की, तो यहाँ प्लस माइनस से चार्ज, प्लस माइनस इज माइनस। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो माइनस माइनस इज प्लस। और हम बात करें प्रोटॉन और प्रोटॉन की, तो प्लस प्लस इज अगेन प्लस। जब भी फोर्स प्लस होती है, देखो प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा, सेम चार्ज है ना, जब चार्ज सेम होता है एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जैसे नॉर्थ पोल करता है, साउथ पोल रिपेल करता है, मगर साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इन सिमिलर वे पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव रिपेल करेगा। जब भी पॉजिटिव साइन होगा यहाँ पे, तो ये शो करता है कि उसके बीच में क्या होगा, रिपल्शन फोर्स होगी। मगर जब भी नेगेटिव साइन शो होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन दिखा रहे हैं कि यहाँ पे क्या लग रही है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, यानी जो न्यूक्लियस है वो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। तो इसको लिख भी सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन आया भी इसका 2012 में क्वेश्चन बना है कि नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई करता है। तो चाहे तो आप नोट डाल लिख सकते हैं कि नेगेटिव साइन हियर shows that the electrostatic, या सिंपली लिखते हैं that the proton is attracting electron towards न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की तरफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ठीक है, तो यही सिग्निफाई करता है। तो ये था आपका बेसिक फॉर्मूला जिससे क्वेश्चन बनते हैं। अब अगर हम बात करें कि देखो अभी रदरफोर्ड मॉडल 2020 में पूछा भी गया था, रदरफोर्ड का मॉडल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी 2020 में आया हुआ था कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या होता है, एक्सप्लेन करना है। तो उसमें अगर हम बात करें, देखो हमने देखा था अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉइल से आते थे, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट करते थे, ठीक है, मैक्सिमम क्या करते थे, पास कर जाते थे, और कुछ 1 in 20,000 वापस आ जाते थे। जहाँ पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, और यहाँ पे डेविएशन एंगल या जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, कितने एंगल पे वो डिफ्लेक्ट किए थे, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अल्फा पार्टिकल से काउंट है एंड लगभग वो 10⁻⁷, 10⁻⁶ एंड करते 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 10⁻1 तक है, और डेविएशन एंगल आपका 20 डिग्री 40 डिग्री करते 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 180 डिग्री तक है। ठीक है, तो हमने ये नोटिस किया जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल है वो कम एंगल पे डिफ्लेक्ट किए, उसके बाद फिर एंगल धीरे धीरे जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल है वो क्या हुआ, वो ज़्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट कर रहे थे, यानी जो एंगल था इनके बीच का वो ज़्यादा था, और फिर बाद में क्या हुआ, बाद में वो धीरे धीरे कम होते गया। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे बने, आप बुक में रिफर कर लीजिएगा, ग्राफ है। यानी देखो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो है, देखो अगर हम देखें 10⁻⁷, यानी ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल कुछ ही एंगल यानी 10 से 20 डिग्री के बीच में ही डिफ्लेक्ट कर रहे थे, यानी जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल से वन डिफ्लेक्ट पास करके, उनमें से जो कम कुछ डिफ्लेक्ट भी किए वो बहुत कम एंगल पे, यानी ना के बराबर एंगल पे, जैसे देखो इतने एंगल पे। ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट किए यानी मोर देन 90 डिग्री या उससे भी ज़्यादा, तो वो बहुत कम, देखो क्वांटिटी क्या है, बहुत कम, यानी बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स थे जो ज़्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए थे। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो बहुत कम एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए थे। तो ये ग्राफ आता है, मतलब आया है नहीं अभी आज तक एक बार भी, बट ठीक है, फिर भी दिमाग में रखना था इसलिए बता दिए। ये था आपका इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन करते हैं, चाहे तो नोट कर ले। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया है बोर्ड में आपको, सीबीएसई दिल्ली 2016 पूछा गया है, डिफाइन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एन अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इज बम्बार्डेड ऑन द गोल्ड फॉइल। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज, अच्छा न्यूमेरिकल पहले बात करते हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता क्या है। तो लेट्स से हमारे पास ये एक हाइड्रोजन एटम है, एज्यूम कर लिया हमने एक हाइड्रोजन एटम है, इस पे हमने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करा है। अब अल्फा पार्टिकल कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज हीलियम एटम, यानी पॉजिटिव होता है, एंड जो यहाँ पे न्यूक्लियस है ये भी क्या है, पॉजिटिव है। अब देखो इसका, अब यहाँ पे अगर ये न्यूक्लियस है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की तरफ आ रहा है, उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है कि, है ना, तो आएगा एंड आने के बाद क्या होगा, इससे मतलब कुछ एक क्लोज डिस्टेंस तक आएगा, उसके बाद क्या होगा कि ये पॉजिटिव दूसरे रिपेल करेंगे, यानी जब देखो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये,
ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अब जब इसी फील्ड में आएगा तो ये क्या करेगा, एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बिकॉज इसकी पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव को क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो जब रिपेल करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो अल्फा पार्टिकल है कुछ टाइम कुछ दूरी तक आएगा। कहाँ तक आएगा, जब से काइनेटिक एनर्जी जीरो ना होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ना हो जाए, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी लग रही है इन दोनों के बीच में वो किसके बराबर ना हो जाए, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। जैसे समझो यहाँ पे एक बंदा खड़ा है अगर, ठीक है, उसको एक इस तरफ से खींच रहा है आदमी और एक इस तरफ से आदमी खींच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आदमी के ऊपर अगर इक्वल फोर्स लगेगी, यानी अगर मान लो हम बात करें 2 या 9 न्यूटन की फोर्स ये लगा रहे हैं और 9 न्यूटन की फोर्स ये लगा रहे हैं, तो पार्टिकल कहाँ मूव करेगा, ये आदमी कहाँ मूव करेगा, कहीं नहीं, स्टेबल रहेगा, है ना। तो वैसे ही अल्फा पार्टिकल्स देखो जब आएगा इस तरफ, तो देखो जब आ रहा है तो देखो जब इस तरफ आ रहा है तो यहाँ से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यानी न्यूक्लियस से इसके डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसके बीच में हमको पता है फोर्स लगती है सेंटीमीटर या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या होती है K/r², यानी डिस्टेंस की इनवर्स होती है, यानी डिस्टेंस ज़्यादा है इनके बीच में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी नहीं लग रही है और इसके पास काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट है, तो ये आते एक टाइम पे आके जब इसका डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा और न्यूक्लियस इसको एक रिपल्सिव फोर्स लगाना शुरू कर देगा तो धीरे धीरे इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। और जब जहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है उससे क्या करिए, वापस लौट जाएगा अपने पाथ पे, है ना। जैसे गोल्ड फॉइल में एक्सपेरिमेंट में हुआ था, कुछ पार्टिकल्स जाके टकरा के वापस आ जाते थे। ऐसा क्यों आता है, बिकॉज वो कुछ दूरी तक गए थे देन वापस वहाँ से लौट के चले आए थे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है कि वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से कितना पास जा सका, यानी वो लेट से आर की बात करें तो न्यूक्लियस से कितना क्लोज गया। जैसे अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा तक चले जाएगा, अगर एनर्जी कम होगी तो वो हो सकता है दूर से ही वापस रिपेल कर जाए, यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतने ही पास चले जाएगा, ठीक है। तो यानी ये यहाँ पे जो हम देख रहे हैं रिलेशन की क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, ये कौन सा डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस होता है कि अल्फा पार्टिकल कितना क्लोज आया था न्यूक्लियस की, यानी न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस कितना था, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच को या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस of atom and alpha particle at the time when the kinetic energy of the alpha particle becomes equal to potential एनर्जी ऑफ सिस्टम, यानी जब इनके बीच में जो अल्फा पार्टिकल और ये जो न्यूक्लियस है इसके बीच में जब रिपल्शन स्टार्ट हुई वो किसी वजह से हुई, पोटेंशियल एनर्जी की। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जब बराबर हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल रुक जाएगा और वापस जाने लगेगा, ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी आ रहा है बॉल तेजी से, है ना। और आने के बाद क्या है, जैसे हम एग्जाम्पल लें, देखो यहाँ पे अगर हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, और बॉल फिर लौट के नीचे आती है, तो बॉल कहाँ तक जाती है ऊपर मैक्सिमम, जब तक उसकी जो ऊपर जाने वाली वेलोसिटी किसी बराबर ना हो जाए, नीचे लगने वाली ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर ना हो जाए, यानी ग्रेविटेशन फोर्स एक टाइम तक उसको वेलोसिटी कम करी क्योंकि एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, और वेलोसिटी ऊपर जाएगी, धीरे धीरे कम होते एक टाइम पे जाएगी फिर वापस नीचे आने लगी। तो वैसे यहाँ पे देखो अल्फा पार्टिकल जा रहे कब तक जा रहे हैं, तब तक यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए इसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर, और उस जहाँ तक वो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है, जहाँ पे जाएगा एक टाइम पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी और ग्रेविटेशन एनर्जी दोनों बराबर हो गई, इसलिए बॉल रुक गया। उसके बाद ग्रेविटेशन एनर्जी ज़्यादा लगने लगी तो इसलिए नीचे आने लगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा पार्टिकल जाएगा एक टाइम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी, फिर वापस से रिपेल करने लगेगा। तो कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर ना हो जाए। तो यही डेफिनेशन लिखा है, चाहे तो पढ़ सकते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, द न्यूक्लियस ऑफ द एटम और अल्फा पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस होती है एट द टाइम, किस टाइम पे, व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिकम्स इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी काइनेटिक एनर्जी जो अल्फा पार्टिकल का है और जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी वो बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से भाई फॉर्मूला तो हमने निकाल ही सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूला अगर हम निकालें तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, वो होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर फोर्स वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो स्टैटिक फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ पे बात करें कौन है, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और ये अल्फा पार्टिकल है, इसको जो भी लेना है सकते हैं आप 2e या e मान लें, इससे इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं बिकॉज यहाँ पे वैल्यूज e नहीं है। और डिस्टेंस क्या है इसका, लेट्स से r²। यहाँ सेंटीमीटर फोर्स कितनी होगी, यहाँ पे होती है सेंटीमीटर mv² बाय
और यहाँ से आर स्क्वायर चार कट गया, तो यहाँ से अगर आप चाहें तो हमको पता है काइनेटिक एनर्जी, ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम सिंपली, इतना करने की जरूरत नहीं, हम निकाले तो नहीं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये फॉर्मूला हमने निकाला था, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और काइनेटिक एनर्जी बीच में रिलेशन निकालें, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको कांस्टेंट मानते हैं, ई स्क्वायर चार्ज जो है कांस्टेंट है 8 पाई, ऐसे कर लो, देखो ई इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर। तो देखिए ये सब कांस्टेंट है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1 बाई आर। यहाँ से इस रिलेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। देखो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, bombarded on a thin gold foil, the distance of the closest approach is v, तो distance of closest approach कितना दिया है, v दिया, तो आर की जगह चाहे तो v लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल बाय डबल काइनेटिक एनर्जी, तो बोला काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या फर्क पड़ेगा, तो पता है देखो काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय v1, काइनेटिक एनर्जी सेकंड केस के लिए, तो पहले जो स्टार्टिंग में केस था अल्फा पार्टिकल को जब बम्बार्ड किया था तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1 बाय v1, सेकंड केस में काइनेटिक एनर्जी होगी, ये r1 ही ले लेते हैं ज़्यादा सही है, जब लिखते आ रहे तो क्या दिक्कत है, R1, तो काइनेटिक एनर्जी 2 कितनी जाएगी 1 बाय R2, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दिया R1 और R2, ठीक है। जैसे आप एक्सप्रेशन में आते हैं तो यहाँ से इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं कि E1 बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू, देखो इसको उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा के E1 कितना हो जाएगा 1 बाय R1 इंटू डिवाइड कर देंगे 1 बाय R2 यानी R2 बाय 1, ठीक है। देखो कुछ नहीं किया हमने, काइनेटिक एनर्जी 1 थी 1 बाय R1, तो 1 बाय R1 रखते, काइनेटिक एनर्जी 2 उल्टा, काइनेटिक एनर्जी कितना है 1 बाय R2, तो काइनेटिक एनर्जी 2 कितना 1 बाय R2, ये डिवाइड में इसलिए चला गया, तो ये कितना हो जाएगा 1 R2 बाय R1, ठीक है। तो स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, पहले केस में काइनेटिक एनर्जी जो थी उसका दूसरे केस में इसको डबल कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया, तो बोल रहा है यहाँ पे कितना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगा। देखो काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया, नहीं पहले स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी मान लो 1 थी तो उसको हम के माना, बाद के केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी डबल होगी यानी 2 की होगी, और रेडियस कितना हो गया R2 बाय R1, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते रेशियो, R2 कितना हो जाएगा, देखो के से के कट गया, यहाँ पे जाएगा R1 बाय 2, ये R1 डिवाइड मिल जाएगा 2 में, तो R2 कितना हो जाएगा R1 बाय 2, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना हो जाएगा पिछले केस का 1 बाय 2, यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको R2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू R1, इसको हम कॉमन लिखी इधर कर लिए, यहाँ देखो क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सेकंड केस में कितना हो गया, हाफ हो गया, पहले वाले का डिस्टेंस क्या हो गया, हाफ हो गया। तो ऐसे लिख सकते हैं हम कि द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिकम्स हाफ ऑन इंक्रीजिंग या ऑन मेकिंग काइनेटिक एनर्जी डबल, यानी काइनेटिक एनर्जी हमने डबल कर दिया तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना हो गया हाफ। ऑब्वियसली बात है, जब काइनेटिक एनर्जी हम बढ़ाएंगे तो अल्फा पार्टिकल और आगे जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डबल कर दिया तो अल्फा पार्टिकल और ज़्यादा आगे चले जाएगा, तो ये डिस्टेंस और ज़्यादा कम हो जाएगी, यानी रेडियस जो पहले जो तक क्लोजेस्ट अप्रोच इसका आधा हो जाएगा, यानी जितना तेजी से अल्फा पार्टिकल फेंकेंगे उतनी ज़्यादा दूर तक अल्फा पार्टिकल जाएगा और उतने ही क्लोजेस्ट अप्रोच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। समझ में, चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते। तो अब हम लोग बात करेंगे ड्रॉबैक्स यानी लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, यानी जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल थी उसमें क्या क्या कमियां थी, ठीक है। तो अगर हम बात करें रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कैसा था, हमने बताया था बीच में प्रोटॉन होता है, उसके आसपास में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन, ये एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता रहता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके आसपास रिवॉल्व करता रहता है। तो ये बताया था हमको रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में। तो अगर हम बात करें कोई भी इलेक्ट्रॉन यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है ना, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, ठीक है, तो क्या करेगा वो अपनी एनर्जी लूज करता है ना। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो फाइनली क्या होगा, धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या होगी लूज होती रहेगी, लूज होती रहेगी, किसी फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। और इलेक्ट्रॉन क्यों मूव कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन इस पर क्या लगा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यूज कर रहा है
रिवॉल्व करने में, और वो फाइनली रिवॉल्व कर रहा है यानी एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और वो क्या होगा फाइनली, वो अपनी एनर्जी लूज करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो देखो यहाँ से इसकी जो मूव करने की वजह से एनर्जी लूज हो रही है, तो इसमें क्या होगा, जब एनर्जी लूज होगा तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो कि वो खराब होती रहेगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है वो वीक होते जा रहा है एनर्जी लूज करते करते। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो प्रोटॉन है वो उस पर ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा। तो देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही चार्ज पार्टिकल हैं, अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज हो रही है तो प्रोटॉन्स को और खींच पाएगा अपनी तरफ। इलेक्ट्रॉन को वो खींच रहा है, तो प्रोटॉन्स को सॉरी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, उस एनर्जी को यूज़ कर रहा है, यानी उस फोर्स को यूज़ कर रहा है घूमने के लिए, है ना, रिवोल्यूशन करने के लिए। मगर अगर ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन को वो खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन फाइनली क्या होगा, धीरे धीरे प्रोटॉन की तरफ खींचते चला जाएगा। जब खींचते जाएगा यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये बढ़ती रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, धीरे धीरे स्पाइरल कॉर्ड को फॉलो करते हुए, है ना, स्पाइरल पाथ को फॉलो करते करते जाके किसमें, प्रोटॉन में जाके टकरा जाएगा, और वो एटम खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना, जो भी बोले। तो इसका मतलब क्या है कि जो इस एटम की स्टेबिलिटी जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता ये फिनोमिना है या जो प्रिंसिपल है, इसके अकॉर्डिंग ये एटम जो है स्टेबल नहीं है। तो पहली जो कमी आती है, लिमिटेशन जो पहला था वो था इट, यानी दिस मॉडल इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी ये मॉडल फेल हो गया था एटम की स्टेबिलिटी बता पाने में। अगर क्योंकि हमको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो एनर्जी लूज करेगा और फाइनली में जाके क्या करेगा, टकरा जाएगा प्रोटॉन से, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी का कुछ बात नहीं हो पाई थी, है ना, तो रदरफोर्ड फेल हो गए थे एक्सप्लेन करने में स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। तो पहला ये था। दूसरा पॉइंट क्या है, अब देखो दूसरा पॉइंट अगर हम इसी मॉडल को देखें, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। मगर हमको पता था धीरे धीरे जब डिस्कवरी होती गई, तुमको पता चला कि इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल, है ना, और वेव, इलेक्ट्रॉन ड्यूल नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। यानी उस टाइम तक जो डिस्कवरी हो रही थी उसमें ये क्लियर हो गया था इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों बिहेव करता है, यानी उसके आने वाले टाइम में डिस्कवरी हो गई थी। तो यहाँ पे इस मॉडल में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर की बात की है, यानी ड्यूल नेचर के बारे में कोई बात किया ही नहीं गया। सेकंड पॉइंट जो ये फेल हो गया था उसके पीछे ये था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, यानी जो यहाँ मैटर इलेक्ट्रॉन है इसका ड्यूल नेचर होता है, इसके बारे में यहाँ पे कोई भी बात नहीं हुई थी। और तीसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम रहता है। मान लो अगर कोई ऐसा एटम है सोडियम जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ पे होगी, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, उसके बाद तीसरे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ होगी, चौथे की कहाँ होगी। तो ये पोजीशनिंग जो थी इलेक्ट्रॉन की ये भी इसमें क्लियरली बताई नहीं गई थी, बस इसमें इतना रहता इस मॉडल ने, प्रोटॉन के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, कौन सी पोजीशन में कहाँ रिवॉल्व करता था इसके बारे में कोई भी बात नहीं हुई थी। ऑब्वियसली हम लोग रेडियस निकाले थे, तो ये रेडियस किस लिए था, इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिट में मूव करते हैं, बट वहाँ पे ये बात नहीं हुई थी कि कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशनिंग है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो है लिमिटेशन वो है द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन was not clearly defined in this मॉडल, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन थी, है ना, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बारे में कोई भी बात नहीं हुई थी। और फोर्थ पॉइंट है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में जो भी हम लोग को कंक्लूजन मिला था एक्सपेरिमेंट से, उसके बारे में ये मॉडल कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अब यहाँ बात आती है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है पहले तो नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा की। तो हम बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा है क्या। सो एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो देखो हुआ क्या कि जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, यानी जो एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड का मॉडल फेल कर गया था बताने में, यानी रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था एटॉमिक स्पेक्ट्रा के एक्सपेरिमेंट को, तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि जब हमने एक चेंबर लिया, ठीक है, उस चेंबर में गैसेस रखी, ठीक है, कोई भी गैसेस होती है, जैसे हाइड्रोजन फॉर इंस्टेंस, हमने माना हाइड्रोजन गैस थी, ठीक है, इसमें कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, H2 गैस। अब हाइड्रोजन गैस को हमने आयनाइज किया,
आयनाइज यानी इससे इलेक्ट्रॉन को मूव कराया, यानी इससे इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया। कैसे? देखो हमने यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास कराई, ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास कराई। इलेक्ट्रिक करंट पास करने में होता क्या है कि देखो जब एटम में, हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, ठीक है, लेट्स से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, वो प्रोटॉन की तरफ खींच जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींच जाएगा, वो प्रोटॉन से दूर चला जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रोटॉन को छोड़ के हो सकता है यहाँ आ गया, तो ये अलग एनर्जी लेवल पे आ गया, ठीक है, यहाँ से दूसरे ऑर्बिट पे आ गया, ठीक है, यानी इसका एनर्जी लेवल जो पहला था उससे ज़्यादा हो गया और ये दूसरे एनर्जी लेवल में आ गया। तो इससे क्या हो गया, ये हाइड्रोजन गैस थी, हम एज्यूम करते कि इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये क्या बन गया H+, तो ये क्या बन गया आयंस, क्या बन गया आयंस। और जो प्रोसेस होता है गैस को कन्वर्ट करना इनटू, यानी एटम को कन्वर्ट करना इनटू आयंस, उसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन। यहाँ पे हमने इसको आयनाइज कर दिया, ठीक है, कैसे क्या समझ में आया, यहाँ पे इस गैस को हमने आयनाइज कर दिया। अब देखो ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट थे, यहाँ पे ये क्या था, एक्सपेरिमेंट हुआ था, और एक्सपेरिमेंट में कुछ रिजल्ट हमको मिले थे, वही हमको पढ़ना है। चाहे से हाइड्रोजन था एटम, उससे क्या बन गया H+ बन गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हाइड्रोजन को हमने H+ बना दिया, हाइड्रोजन को जब हमने H+ बना दिया, तो इसके बाद क्या हुआ कि हमने देखा कि जब हम इससे कुछ ना कुछ रेडिएशन निकल रही थी, क्यों निकलती है वो समझाते हैं। बहरहाल जब उसको हमने प्रिज्म से पास किया, है ना, रेडिएशन जब प्रिज्म से पास हुई, है ना, तो स्क्रीन में जब नोट किया तो उसमें क्या बना था एक्चुअली में एटॉमिक स्पेक्ट्रा। देखो वहाँ पे स्क्रीन में देख रहा होगा एटॉमिक स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है, यहाँ बने। तो उसमें अगर आप देखें नोटिस करें तो क्या है उसमें ऐसे डार्क बैंड से, उसके बीच में देखो ऐसे लाइन कुछ कलर्स के बैंड है, यानी डार्क पूरा स्क्रीन है, उसके ऊपर कुछ कलर्स के बैंड है। तो ये क्या है, ये पूरी डार्क स्क्रीन है, उसके ऊपर कलर्स के बैंड है ना, ये देखो ये डार्क स्क्रीन है, इसके ऊपर कलर के बैंड है। अब होता क्या है, जैसे देखो आपको ये टी शर्ट दिख रही है स्काई ब्लू कलर की, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज हम लोग की जो बॉडी होती है उसका कलर क्यों दिखता है, बिकॉज से जो व्हाइट लाइट आती है उससे टकराती है। तो व्हाइट लाइट का कंपोजिशन क्या होता है, किस किस कलर से बनी होती है व्हाइट लाइट, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना, ये सब कंपोजिशन होता है व्हाइट लाइट का। तो मान लो यहाँ पे लाइट आई, तो लाइट बॉडी पे पड़ने, बॉडी ने वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब कर लिया, इंडिगो कलर एब्जॉर्ब कर लिया, ग्रीन एब्जॉर्ब कर लिया, येलो, ऑरेंज, रेड एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, तो ये कलर एब्जॉर्ब हो गए। अब ये बॉडी रिफ्लेक्ट कौन सा कलर कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर दिख रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए हमको बॉडी कलर कैसा दिखता है, ब्लू। जैसे आपको टी शर्ट कलर ब्लू दिख रहा है, बिकॉज हमारी टी शर्ट में जो भी व्हाइट लाइट्स आ रही है वो क्या कर रही है, वो यहाँ पे सारे कलर को ऑब्जॉर्व कर रही है, चाहे वो वॉयलेट हो, इंडिगो हो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, मगर वो ब्लू को क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ब्लू रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए हमको क्या दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट ब्लू दिख रहा है, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे था, जब यहाँ पे ये गैसेस आयनाइज हुई, आयनाइज होने से देखो क्या होता है, जब ये प्रोटॉन है इसमें इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में चला गया, क्यों हुआ, एनर्जी मिलने की वजह से, तो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में चला गया, ठीक है, एनर्जी मिलने की वजह से, ठीक है। ड्यूल नेचर में पढ़ा था कि एनर्जी को हम किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, चाहे वो हम दें इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, चाहे हम दें उसको लाइट के फॉर्म में, चाहे हीट के फॉर्म में, यानी कोई भी एनर्जी देना है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो एक्साइट होकर दूसरे स्टेट में चला जाएगा और फाइनली वो वापस आएगा लौट के। जब वापस आएगा लौट के तो एनर्जी रिलीज करेगा। वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। और अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विजिबल होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विजिबल होती है तो हमको दिखता है कलर। तो वैसे यहाँ पे जब इसको आयनाइज किया तो यहाँ पे देखो ऐसे कलर की ये वेवलेंथ इमिट हुई और जिसको हमने प्रिज्म से डिफ्रैक्ट कराया तो यहाँ पे स्क्रीन पे वैसा इमेज बन गया, ठीक है। जैसे देखो वहाँ पे दिख रहा है आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा का इमेज, ऐसा कुछ है। इसमें देखो अब इसमें ये जो ब्लैक बैंड्स दिख रहे हैं ये एक्चुअली में क्या है, ये कलर उसने एब्जॉर्ब कर लिया, यानी जो भी लाइट आ रही थी एब्जॉर्ब हुआ है। और ये जो है ये क्या हो गया, ये एमिटेड स्पेक्ट्रा हो गया, ठीक है। क्यों, बिकॉज देखो यहाँ पे लाइट आई है तो उसने ये क्या किया है, इतने कलर को एब्जॉर्ब किया है, इतने कलर को एब्जॉर्ब किया है। तो ये क्या हो गया, एब्जॉर्ब कलर, ये क्या हो गया, एब्जॉर्ब कलर। और ये क्या हो गया, ब्लू, ये हो गया रिफ्लेक्टेड कलर, ठीक है। तो एब्जॉर्ब कलर को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और जो रिफ्लेक्ट हो गए उसको रिफ्लेक्शन को हम एमिशन बोलते हैं, तो एमिटेड स्पेक्ट्रा। तो जो कलर रिफ्लेक्ट हो गए वो एमिटेड हो गए और जो एब्जॉर्ब हो गए उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो देखो जैसे स्क्रीन में यहाँ पे इसने कलर को एमिट किया है ना, इस जो गैस के आयंस थे इन्होंने कलर को एमिट किया, जब एमिट किया तो हमको क्या मिला, एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। और जो एब्जॉर्ब हो गया लाइट उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे एक्चुअली में जो हम एमिटेड स्पेक्ट्रा है वो तो हम स्क्रीन में देख सकते हैं कि देखो ऐसे कलर इमिट हुआ है तो ये हो गया एमिशन स्पेक्ट्रा। मगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसे पता करेंगे, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पता करने के लिए हम यहाँ से अगर व्हाइट लाइट पास करें, यहाँ से अगर हम व्हाइट लाइट पास करें और यहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर लगा के, यहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर लगा के देखिए। स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बना होता है, ठीक है।
स्पेक्ट्रोमीटर। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो जितने भी लाइट्स की जो रेडिएशन निकल रही है उसकी स्टडी करें ना, और जो ये स्टडी होती है ना स्पेक्ट्रा की, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी ये ब्रांच होती है साइंस की जिसमें स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रा की स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, और जो इस कलर को मेजर करता है, डिटेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो ये अगर हम व्हाइट लाइट पास करेंगे तो यहाँ पे जितने भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हैं वो हमको स्पेक्ट्रोमीटर में दिख जाएंगे, यानी हम नोट कर लेंगे। तो एक्चुअली में अगर आप देखें स्क्रीन पे, अगर आपको दिख रहा होगा तो वहाँ पे देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है कुछ इस टाइप का, और इसी के नीचे एमिशन स्पेक्ट्रा है, ठीक है। यानी एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, ठीक है। तो एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, जो लाइट एमिट कर दिया है ना, उस गैसेस ने जो लाइट एमिट कर दिया और जो लाइट एब्जॉर्ब कर लिया होगा वो हो गया एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो देखो अब यहाँ पे स्क्रीन पे हमको क्या दिख रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रीन पे जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा था स्क्रीन पे, तो देखो यहाँ पे एक्चुअली में इसका उल्टा हो गया। जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमने जब देखा तो वो क्या था, वो ये ब्लैक्स हो गए, यानी जो बैंड्स थे ये आपके ऊपर ब्लैक हो गए, और देखो यहाँ जहाँ पे इसमें डार्क था वो यहाँ पे क्या हुआ कलर्ड, और जो इसमें कलर्ड था वो इसमें क्या हुआ डार्क। यानी इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पे अगर हम देखें वापस से इसी एग्जांपल पे, तो यहाँ पे हमें ब्लू कलर दिख रहा है, यानी जो एब्जॉर्प्शन लाइट है उसमें कहीं ब्लू कलर दिख रहा है नहीं, क्योंकि वो तो रिफ्लेक्ट होगी, तो जो रिफ्लेक्ट होगी वो एब्जॉर्प्शन में नहीं दिखेगी, और जो एब्जॉर्ब हुई वो रिफ्लेक्शन में नहीं दिखेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो, ये लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई थी तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, यानी एटम से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, आयन से रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये हमको दिखेगी नहीं। तो एब्जॉर्ब कितनी हुई, जितनी रिफ्लेक्ट होगी उसकी सिवाय बची हुई लाइट क्या होगी एब्जॉर्ब। तो देखो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिख रहा है और सी उल्टा एमिशन स्पेक्ट्रा है, ठीक है। तो यही था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो इसी ये हम पढ़ते हैं कि बेसिकली क्वेश्चन आता होगा दिमाग में कि जब इतना है ही तो उसको पढ़ क्यों रहे। तो देखो एक्चुअली में जब देखा गया कि यहाँ पे जितनी भी गैसेस रखी गई, चाहे वो हाइड्रोजन से हमने चेंज कर दिया, लेट से हीलियम कर दिया, हीलियम कर दिया, नाइट्रोजन कर दिया, यानी जब भी हम गैसेस चेंज कर रहे थे तो वहाँ पे जो स्पेक्ट्रा मिल रहा था वो हर गैसेस का डिफरेंट था, ठीक है। तो हर गैस का डिफरेंट स्पेक्ट्रा था। इसका मतलब क्या है कि कोई भी गैस अगर हो, कोई भी गैस हो, तो उसका बिना हम केमिकल टेस्ट किए हुए या उसको हम बिना फिजिकली देखे हुए या कुछ भी किए हुए हम उसको सिर्फ और सिर्फ आयनाइज कर दें और उसको बाद में उसको क्या करें रिफ्लेक्ट करा दें उसकी लाइट को, एमिशन स्पेक्ट्रा देख लें। तो एमिशन स्पेक्ट्रा सब गैसेस का क्या था, डिफरेंट डिफरेंट था। यानी हम एमिशन स्पेक्ट्रा के बेस में बता सकते हैं कि ये गैस कौन सी है। यानी अगर हम एमिशन स्पेक्ट्रा नोट करें या एटॉमिक स्पेक्ट्रा में मतलब एमिशन स्पेक्ट्रा सारी गैसेस का देखें तो उसमें क्या था, उसमें बता सकते थे कि ये नाइट्रोजन का, ये हाइड्रोजन का। यानी हम सिर्फ गैसेस का एमिशन स्पेक्ट्रा देख के बता सकते हैं कि वो गैस कौन सी है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें हेल्प हुई, मतलब स्टडी करने में गैसेस बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, तो इसलिए इसको हम पढ़ते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा को, ठीक है। तो होप तो समझ में आ गया। तो डेफिनेशन लिखते हैं, देखते हैं आगे। तो अब बात करते हैं डेफिनेशन की इनकी। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं। हमने कहा ना एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है कि जो भी हम गैसेस को आयनाइज कर रहे थे तो उससे क्या निकल रहा था, उससे रेडिएशन निकल रही थी। हाँ, तो किस टाइप की रेडिएशन थी, एक तो थी एमिशन स्पेक्ट्रम और एक थी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, दोनों को मिला के हम बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो ये क्या होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, द स्पेक्ट्रम that we get on screen when gas is ionized and electron is transmitted from one energy level to another within the atom। तो एटम क्या, आपने कहा ना कि इलेक्ट्रॉन जो थे वो क्या कर रहे थे, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जा रहे थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आ गया, फिर जब वो एब्जॉर्ब किया लाइट, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, मतलब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में चला गया। जब वो वापस आएगा तो जितनी भी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया है उसको वापस रिलीज कर देगा। तो जो रिलीज करेगा वही क्या था, वही था हमारा स्पेक्ट्रा, वही हमको स्पेक्ट्रा दिखा रहा था। तो वही लिखा है यहाँ पे, द स्पेक्ट्रम दैट वी गेट ऑन द स्क्रीन व्हेन गैस इज आयनाइज, जब हम गैस को आयनाइज करेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन को मूव कराएंगे, एंड इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन एनर्जी लेवल, एक एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन दूसरी एनर्जी लेवल में जाएगा विद इन द एटम। तो उससे हमको जो मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। और यहाँ पे एटॉमिक स्पेक्ट्रा दो तरीके के होते हैं, पहला होता है एमिटेड स्पेक्ट्रा या एमिशन स्पेक्ट्रा, तो कह सकते हैं पहला होता है एमिशन स्पेक्ट्रा और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, जो लाइट एमिट होती है, यानी जो आयनाइज गैस होती है वो जो लाइट एमिट करती है उसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। कह सकते हैं व्हेन द गैस इज आयोनाइज्ड यूजिंग या बाय पासिंग इलेक्ट्रिक current through it, the gas
emits a spectra called emission spectra. ठीक है, these are bright band on dark background that is emitted due to transition of electrons within the atom. ठीक है, तो यानी इसमें लिखा है व्हेन द गैस इज आयनाइज, जब हम गैस को आयनाइज करते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं यानी बेसिकली हम आयनाइज कर रहे हैं। ठीक है, द गैस एमिट स्पेक्ट्रा, तो यहाँ गैस के अंदर से क्या रिलीज होती है, स्पेक्ट्रा, यानी स्पेक्ट्रा मतलब स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब बैंड्स ऑफ कलर, जैसे स्पेक्ट्रम होता है ना, व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम कौन सा होता है, रेनबो, तो रेनबो क्या है, स्पेक्ट्रम है ना। तो दीज आर ब्राइट, ये होता है, अभी आपने देखा था कैसा दिखता है ये कैसा होता है, छोटे छोटे लाइट बैंड होते हैं जो ब्राइट होते हैं काफ़ी, और किस पे होती हैं, डार्क बैकग्राउंड पे, डार्क बैकग्राउंड में वाइट वाइट ब्राइट, वाइट यानी कलरफुल ब्राइट बैंड्स होते हैं, है ना। तो वही लिखा है दीज आर ब्राइट बैंड ऑन डार्क बैकग्राउंड दैट इज एमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है यानी मूव करता है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, इसकी वजह से ये वो दिखते हैं। इसके बाद आता है बात एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अगला। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाए, है ना, एमिटेड यानी जो लाइट हमको दिख रही है, एब्जॉर्प्शन यानी जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये क्या होता है, व्हेन the white light is passed through the same ionized gas, जब हम वही सेम आयोनाइज्ड गैस से वाइट लाइट को पास करते हैं, द स्पेक्ट्रा या इट could be analyzed using spectrometer, स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से हम एनालाइज करते हैं। क्या एनालाइज करते हैं, तो देखते हैं हम दैट द स्पेक्ट्रा वी गेट जस्ट corresponds exactly the same as emitted spectra except the position of bright and dark bands are interchanged। तो यानी इसका मतलब क्या है, देखो जब हम स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से जब एनालाइज करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है कौन सा वाला, एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जब हम एनालाइज करते हैं तो देखते हैं व्हेन द व्हाइट लाइट पास होता है, यानी तो प्रोसेस बता रहे हैं कि हम कैसे एनालाइज करते हैं, तो व्हाइट लाइट पास करते हैं उसको फिर डिटेक्ट करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर में, बट मेन चीज क्या है दैट द स्पेक्ट्रा वी गेट जस्ट कॉरस्पॉन्ड्स एग्जैक्टली द सेम एज एमिटेड स्पेक्ट्रा, यानी जब हम लोग को स्पेक्ट्रा मिलता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा वो जस्ट सेम होता है एकदम एमिशन स्पेक्ट्रा की तरह, यानी देखो दोनों में कुछ फर्क नहीं है, बस फर्क क्या है, एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रेंच आर इंटरचेंज, यानी जो पोजीशन होती है ब्राइट एंड डार्क बैंड्स की वो इंटरचेंज हो जाती है। देखो जैसे यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रम में ये डार्क बैंड होता है और ये डार्क बैंड होता है एंड ये डार्क बैंड होता है, तो इसमें इसका उल्टा होता है, इसमें ये ब्राइट बैंड होता है, ये ब्राइट बैंड होता है, यानी ये कलरफुल बैंड्स होते हैं और ये होता है डार्क बैंड। तो इसमें क्या था, एमिटेड स्पेक्ट्रम में क्या था, ये दोनों क्या थे, ब्राइट बैंड्स थे, यहाँ पे ये दोनों डार्क बैंड हो जाते और बचे हुए जो डार्क बैंड थे एमिटेड में वो क्या हो गए लाइट बैंड। ऐसा क्यों होता है आपको बता ही चुके हैं, बिकॉज हम देखा था बॉडी में जो भी कलर आते हैं, जैसे मान लो 3 कलर का एग्जांपल लेते हैं, ग्रीन येलो ऑरेंज आ रहे हैं, ठीक है, तो उसने अगर येलो ऑब्जर्व कर लिया है तो क्या रिफ्लेक्ट करेगी, ग्रीन और ऑरेंज, ठीक है। अब यानी ग्रीन और ऑरेंज कलर से जो भी मिलकर कलर बनता है नया कलर वो हमको दिखेगा, यानी जो लाइट एब्जॉर्व हो गई है तो है ना उसके अपोजिट में जो लाइट हम लोग को देखिए, अगर हम देखें स्पेक्ट्रा बनाए तो ग्रीन वायलेट और ऑरेंज का बनेंगे, यहाँ पे ग्रीन येलो ऑरेंज के यहाँ पे बनेंगे, यानी दोनों स्पेक्ट्रा सेम, देखो दोनों में सेम है ऐसी, मगर जिससे फर्क क्या आता है, यहाँ पे देखो येलो जो है वो एब्जॉर्व हो गई, तो एब्जॉर्प्शन में सिर्फ और सिर्फ येलो दिखेगी, है ना, एब्जॉर्प्शन में सिर्फ और सिर्फ येलो दिखेगी
और जो एमिटेड में है उसमें येलो नहीं है, तो मतलब येलो तो उसमें ग्रीन और ऑरेंज दिखेगी, देखो दोनों सेम है, बट क्या हो जाता है उनका पोजीशन इंटरचेंज हो जाता है, वही चीज़ हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक आइडिया ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम डेफिनेशन के साथ। ठीक है, चाहे तो नोट कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज की, या बेसिकली हम बोल सकते हैं लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रा या तो स्पेक्ट्रल सीरीज बोल सकते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रल सीरीज। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन हम देखें कितनी बार आए, तो साल 2019 में आए, 18 में आए, 17 में आए, 16 में आए, यानी काफ़ी बार ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल सीरीज के बेस क्वेश्चन बहुत आते हैं, और इसी तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखो होता क्या है लाइन स्पेक्ट्रम मतलब, तो हम जो एक्सपेरिमेंट हुआ तो देखा, अभी हमने आपने थोड़ी देर पहले देखा कि जब भी हम हाइड्रोजन गैस को आयनाइज किए तो वहाँ पे बहुत सारे लाइन स्पेक्ट्रम को देखने को मिले, यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो है ना, द हाइड्रोजन एटम corresponds या emit a light या तो रेडिएशन of different frequency in form of लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखा था आपने लाइन स्पेक्ट्रा, उसमें क्या था, उसमें जो रेडिएशन दिख रहे थे आपको, जैसे अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी आपको रेडिएशन यानी दिख रही है लाइट की रेडिएशन, ठीक है, एक्चुअली में तो लाइट है, वेव है, और जब ये सबकी सब वेव है, ये सबकी सब वेव है, तो इस वेव का वेवलेंथ या तो फ्रिक्वेंसी जरूर होगी, है ना। तो एक्चुअली में ये जो वेव्स हैं इनकी फ्रिक्वेंसी को जानने में हमको हेल्प किया किसने, एक साइंटिस्ट थे जॉनस रिडबर्ग आए और उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी जब भी हम हाइड्रोजन गैस को आयनाइज करते हैं, उससे जो भी रेडिएशन निकलती है, जितनी भी उसकी रेडिएशन जो है वो इमिट हुआ है, उस वेव की वेवलेंथ या तो फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं यूजिंग एक्सप्रेशन। तो रिडबर्ग ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें हर एक फ्रीक्वेंसी की जो वेव निकल रही थी, यानी हर एक फ्रीक्वेंसी, उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया, उस पर एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने देखा कि एक एक्सप्रेशन फाइनली निकल के आता है जो कि हेल्प करता है हमको निकालने में, कैलकुलेट करने में ये सारी की सारी वेवलेंथ को। ठीक है, सारी वेवलेंथ को निकालने में हेल्प करता है। तो रिडबर्ग experimented the spectra that was obtained in the experiment। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट में हमको मिला था स्पेक्ट्रा, उसको रिडबर्ग ने उस पर स्टडीज की, यानी जितनी भी स्टडी थी और जितने भी ऑब्जर्वेशन थे उसको उन्होंने नोट किया, और उन्होंने फाइनली ही गेव एक्सप्रेशन, उन्होंने एक्सप्रेशन निकाला टू कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रा, यानी जितनी भी स्पेक्ट्रा थी, यानी वो कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो कौन सी एनर्जी, जैसे मान लो हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन था अगर वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जा रहा है, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जा रहा है, तो आते टाइम वो क्या करता है, वो रेडिएशन इमिट करता है। तो वो रेडिएशन किस वेवलेंथ की होगी या उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, वो डिपेंड करता है वो कौन सी ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में जा रहा है, यानी कौन सी एनर्जी लेवल से, लेट से n1 ऑर्बिट से जा रहा है n2, या n1 एनर्जी लेवल से जा रहा है n2 एनर्जी लेवल पे। ठीक है, तो वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं उसी के हिसाब से वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी या डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट इमिट करता है। तो क्या थी एक्सप्रेशन, उन्होंने बताया था 1/λ जो होता है r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो ये था उनका एक्सप्रेशन। ठीक है, वेयर r इज रिडबर्ग कांस्टेंट, r क्या था, r था रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है, रिडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, ये होती है रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू। तो फिर इसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट और आए और उन्होंने रिसर्च किया। अच्छा देखो यहाँ पे n1 और n2 क्या है, n1 क्या है, n1 है एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो क्या है ये, द एनर्जी लेवल, और ऑर्बिटल जो भी बोलना चाहिए बोल सकते हो, और ऑर्बिटल
इन विच इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, और n2 क्या है, द एनर्जी लेवल फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, तो होता है सेकेंड n2, और n1 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो ये होता है। तो अगर हम देखें फिर डिफरेंट साइंटिस्ट आए और उन्होंने रिसर्च किया, और रिसर्च के बेसिस में उन्होंने बताया, उन्होंने मतलब अपना डिफरेंट स्टडी की कि कौन सी वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ जो है उन्होंने स्टडी किया, और उसी के हिसाब से उन्होंने अपना नाम दे दिया, ठीक है। अलग अलग जो सीरीज होती है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन n1 ऑर्बिट पे आ रहा है तो हम बोलेंगे लेमन सीरीज, ठीक है, n2 पे आ रहा है तो बामर। तो ऐसे करके जितने भी नाम थे वो साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की कि वो वेवलेंथ फाइंड आउट किया, उन्होंने उसके रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट किया और नाम दे दिया। तो कौन कौन सी सीरीज थी, आपको याद रखना है, बिकॉज इसी बेस्ड क्वेश्चन में जब भी न्यूमेरिकल देता है तो न्यूमेरिकल में अक्सर दे देता है वो n1 n2 की जगह क्या दे देगा, नाम, मतलब जो भी ऑर्बिट है उसका नाम दे देगा, ठीक है। जहाँ पे हम लिख देते हैं, तो ये क्या है, ये ऑर्बिटल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये क्या है ऑर्बिटल, या तो नेम ऑफ द डिस्कवर जो भी लिखना चाह सकते हो, और ये है ऑर्बिटल नंबर, ऑर्बिटल नंबर, और ये कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यानी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इमिट करता है, ठीक है। तो पहला, अगर कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन जो है हमने नाम दिया एनर्जी लेवल का, ठीक है, ये n1 एनर्जी लेवल हो गया, ये n2 हो गया, ये n3 हो गया, एंड सो ऑन n4 n5 जहाँ तक भी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से भी किसी भी ऑर्बिटल से n1 पे आएगा, यानी किसी भी ऑर्बिटल से आए 1 2 3 4 5 6 7 कहीं से भी वो अगर 1 पे कूदेगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लेमन सीरीज, ठीक है। लेमन सीरीज में जो एटॉमिक नंबर वो कहाँ होता है, जो n होता है वो कहाँ पे आएगा, वो इलेक्ट्रॉन 1 फर्स्ट ऑर्बिट पे आएगा, ठीक है। और ये इमिट करता है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इमिट करता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगर वो बामर में आएगा, यानी अगर वो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करेगा सेकंड ऑर्बिट में, यानी वो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ रहा है उससे मतलब नहीं, अगर वो सेकंड ऑर्बिट में कूद के आएगा, ठीक है, तो वो सेकंड ऑर्बिट में आएगा, यानी n की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो वो कौन सी रेडिएशन को इमिट करता है, वो करता है विजिबल लाइट को, ठीक है, विजिबल लाइट को करता है। इसके बाद फिर आता है पाशन, पाशन यानी अब तो आपने गेस कर ही होगा, जब थर्ड ऑर्बिटल में कूदेगा इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ रहा हो मगर वो कहाँ पे आए, थर्ड ऑर्बिटल में, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, पाशन सीरीज वो रिलीज करता है इंफ्रारेड, ठीक है। फिर आता है ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट यानी n जब फोर्थ ऑर्बिटल में आएगा, ठीक है, तो हो जाएगा अगेन इंफ्रारेड। अगर फिर लास्ट में, सॉरी, अगर वो फिफ्थ ऑर्बिट में कूदता है तो होता है फन सीरीज, यानी वो हो जाएगा n की वैल्यू 5, यानी फिफ्थ ऑर्बिट में कूदेगा तो वो फार इंफ्रारेड रिलीज करता है, ठीक है। तो ये आपका सीरीज के नाम है, आपको याद रखनी। साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी और वेवलेंथ वगैरह कैलकुलेट किया था, और उन्होंने बताया था कि देखो ये सीरीज के नाम है। यानी क्वेश्चन में अगर आपको दे देगा फॉर एग्जांपल कि कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम या जंपिंग फ्रॉम एनी ऑर्बिट टू लेमन सीरीज, अगर आपको बोला है कि कहीं से भी आ रहा है वो लेमन में आ रहा है, तो लेमन के लिए n की वैल्यू क्या है 1, यानी वो कहाँ से आ रहा है, वो आपको क्वेश्चन में दिया हो कहाँ पे आ रहा है, n1 की वैल्यू आपको दी जिसने 1, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखेंगे, मतलब नाम नहीं क्वेश्चन बोल देता है तो कोई नाम याद रखना जरूरी है, ठीक है, समझ में। तो ये था आपका बेसिक आइडिया कैसे कैसे, अच्छा सॉरी ये मीटर इनवर्स होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू मीटर इनवर्स, सॉरी, ठीक है। तो ये था फाइनली ये डिस्कवरी हुआ था, और ये और जो भी ये पूरा आइडिया किसके लिए वर्क करता है, इट ओनली वर्क्स फॉर हाइड्रोजन, यानी जो आइडिया है कॉन्सेप्ट है किसके लिए वर्क करता था, ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वर्क करता है, हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, यानी हाइड्रोजन हीलियम He+, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन से निकाल लो तो He+ बन जाएगा, तो उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, तो भी क्या बन गया हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। लिथियम 2+, Li2+, तो यानी लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो उसमें कितना बचेगा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, तो अगेन वो किसी तरह बन गया हाइड्रोजन का। तो ऐसी स्पीशीज के लिए सिर्फ ये काम करता था। तो ये था आपका स्पेक्ट्रल सीरीज या लाइन स्पेक्ट्रा, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हो। इस पर बेस अभी क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन बनते ही बनता है, तो चाहे तो नोट कर लें, देन आगे बात करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड में, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर द ब्रैकेट सीरीज एंड स्टेट टू विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इट बिलोंग्स, ठीक है। तुमको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना है ब्रैकेट सीरीज के लिए। आपको याद होगा फॉर्मूला, लेमन होता है, बामर होता है,
पास्टियन होता है, ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट फोर्थ वाला होता है ना, लेमन के लिए 1, वार्मर के लिए कहाँ पे आ रहा है 2, थर्ड ऑर्बिटल में, ये फोर्थ ऑर्बिटल में आता है। ये होता था अल्ट्रावायलेट, ये होता था विजिबल लाइट, ये होता था इंफ्रारेड, ये होता था इंफ्रारेड। ठीक है, तो ब्रैकेट सीरीज कहाँ लाई करती है? इंफ्रारेड में। तो इसका तो आधा पार्ट तो यही हो गया। एंड स्टेट टू विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इट बिलोंग्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को बताए 7 होते हैं, रेडियो वेव होता है, फिर माइक्रोवेव होता है, इंफ्रारेड होता है, ऐसे करके 7 टाइप्स होते हैं, एक्स रे, गामा रेज, है ना, ये सब पता ही आपको। तो वैसे इसी में उन सब में से कौन सा है? इंफ्रारेड में ब्रैकेट लाई करते हैं, यानी कौन सी सीरीज में ब्रैकेट, तो ऑब्वियसली कहाँ लाई करेगा? इंफ्रारेड। तो उसको हम पहले सेकंड पार्ट में आंसर लिखते हैं, इट बिलोंग्स टू इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन के अंदर ही बिलोंग करता है। ठीक है, तो पहला पार्ट का तो आंसर हो गया। अब आप बात करते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है। देखो अब आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, पढ़ा था आपने लास्ट वाले चैप्टर में, ड्यूल नेचर वाले में, कि एनर्जी जो आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था, तो आपने लिखा था E इज इक्वल्स टू एच न्यू, और न्यू क्या होता है? E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है 1 बाय लैम्डा, न्यू C बाय लैम्डा उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो एनर्जी ज़्यादा होगी तभी वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा। जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा। ठीक है, यानी आप लोगों को क्या करना है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना है। तो उसके लिए एनर्जी क्या होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखो सुनना, यहाँ प्रोटॉन है, ठीक है, इसके आसपास ये ऑर्बिट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, एंड इलेक्ट्रॉन कोई भी है, मान लो लेट से 1, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का आना है। ठीक है, तो फिफ्थ से आएगा, फिफ्थ से कब आएगा? फिफ्थ, और देखो जब फिफ्थ से फोर्थ में आएगा तो एनर्जी गैप काफ़ी कम है। सिक्स से आएगा तो एनर्जी गैप थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, है ना, यानी एनर्जी थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी। 7 से आएगा तो एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी, यानी जितना दूर से वो इलेक्ट्रॉन आएगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगा। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देंगे तो एक्साइट होकर अगले एनर्जी लेवल पे जाता है, उससे और अगले एनर्जी लेवल पे, उसके और अगले एनर्जी लेवल पे, यानी हम उसको कितनी एनर्जी दें कि वो बहुत बहुत दूर चले जाए, यानी उसको बहुत एनर्जी मिलेगी। जब बहुत एनर्जी मिलेगी तभी क्या होगा? वेवलेंथ बहुत छोटा होगा। तो बहुत एनर्जी देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको उसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो इनफाइनाइट पहुंच जाए। इनफाइनाइट क्या होता है? अब देखो इनफाइनाइट होता है वो पॉइंट जहाँ पे जो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर फोर्स है, यानी जो प्रोटॉन जो खींच रहा है उसको इलेक्ट्रॉन को, वो वहां तक एप्लीकेबल है। जैसे मानो प्रोटॉन यहाँ तक खींच सकता है, ऐसे प्रोटॉन यहाँ तक खींच सकता है, तो इसके बाहर अगर इलेक्ट्रॉन रीच कर गया, यहाँ पहुंच गया, तो ये इसके लिए क्या है? इन्फिनिटी हो गया। ठीक, इन्फिनिटी मतलब ये नहीं कि आप एटम निकाल के वो चांद पे भेज दो, इतना नहीं, बट जहाँ तक ये प्रोटॉन की फोर्स लग रही है, यानी जहाँ तक प्रोटॉन का पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बाहर अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या हो गया? वो इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको इन्फिनिटी में भेज देंगे तब क्या होगा? तब यहाँ से वेवलेंथ एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज जब वो इन्फिनिटी से वापस आएगा फिफ्थ ऑर्बिट में या फोर्थ ऑर्बिट में, ब्रैकेट क्या है? फोर्थ ना, तो फोर्थ ऑर्बिट में आएगा, तब उसकी एनर्जी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। तो हमने उसको इतनी एनर्जी दे दी कि वो छोड़ के ऑर्बिट चला गया बाहर, और फिर वापस से वो आएगा तो उतनी एनर्जी रिलीज करते हुए आएगा। यानी एनर्जी जब बहुत ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। यहाँ पे एनर्जी को ज़्यादा रखना है, यानी वो ऑर्बिट को कहाँ से आना है? यानी उसको बहुत दूर से आ रहा है, तो एन कितना होना चाहिए? इन्फिनिटी। किस समझ में? एन की वैल्यू इन्फिनिटी क्यों है? बिकॉज एनर्जी ज़्यादा होगी तभी वेवलेंथ कम होगा। तो ये थोड़ा सा रिलेशन आपको रखना है। अगर फ्रीक्वेंसी आपको ज़्यादा रखनी है तो एनर्जी को ज़्यादा रखना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को कम करना है तो एनर्जी को भी कम करना पड़ेगा। तो ये था बेसिक लॉजिक, आपको इतना याद रखना है। एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की, और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। तो यहाँ पे अगर हमको याद है फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला लिखेंगे अगर हम ब्रैकेट सीरीज का, फॉर ब्रैकेट सीरीज जो फॉर्मूला होता है 1 बाय लैम्डा जो होता है वो होता है R 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। तो आपको याद ही होगा n1 क्या होता है? n1 होता है रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.097 इंटू 10 की पावर 7, है ना, और n1 जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द ब्रैकेट सीरीज, यानी वो ब्रैकेट सीरीज में आ रहा है। तो ब्रैकेट सीरीज के लिए कितना हो जाएगा? 4। ऑर्बिटल की पोजीशन क्या होती है ब्रैकेट सीरीज के लिए? 4, तो 1/4 का स्क्वायर माइनस वो कहाँ से आ रहा है? क्योंकि हमको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, वेवलेंथ की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तो वेवलेंथ की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तो एनर्जी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, सॉरी बड़ी होनी चाहिए। एनर्जी की वैल्यू बड़ी होने के लिए इलेक्ट्रॉन को बहुत दूर से आना पड़ेगा, तो यहाँ कहाँ से आएगा? इन्फिनिटी, तो 1 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर। ठीक है, अब इन्फिनिटी का स्क्वायर मान लो, ये तो इन्फिनिटी, अगर हम 1/10 करेंगे तो आएगा 0.1, इसको 100 कर देंगे तो जाएगा 0.01, इसको 1000 कर देंगे तो 0.0, करते करते इस पे इन्फिनिटी 0 बढ़ाते तो नियरली 0 बढ़ते जाएगा, तो ये नियरली कितना हो गया? 0। तो 1 बाय इन्फिनिटी कितना होता है? 0। तो हो जाएगा 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.097 इंटू 10 की पावर 7 डिवाइड बाय, देखो ये वैल्यू जो होती है रेडबर्ग कांस्टेंट की किस लिए होती है? मीटर इनवर्स के लिए, यानी जो भी हमारा आंसर आएगा वेवलेंथ का वो मीटर में आएगा। ठीक है, अगर आप 1.09687 जो वैल्यू लेते हैं रेडबर्ग की, तो उसमें वो सेंटीमीटर में होता है, तो उसमें आंसर सेंटीमीटर में आता है। तो ये वैल्यू किसके लिए? ये मीटर के लिए। तो जाएगा 1/4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, तो 0 हो गया, तो 0 माइनस करो ना करो, बात तो बराबर ही। यहाँ से इसको अगर हम नीचे ले जाएंगे, इसको ऊपर भेजेंगे, तो देखो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय
1.097 इंटू 10 की पावर 7 देखो ये डिवाइड में हो जाएगा तो इंटू में लैम्डा बाय 16, ये 1/16 इंटू होगा लैम्डा बाय 16 यहाँ डिवाइड में तो भेजेंगे तो मल्टीप्लाई, तो सी हो जाएगा लैम्डा 16/1.097 इंटू 10 की पावर 7, ये कितना आएगा लगभग 1 पॉइंट है 09 1.1 11 15 1.5 लगभग 1.589 के आसपास आएगा है ना, इंटू 10 की पावर -7 मीटर है ना, नहीं 15.9 ये होगा 15.9 इंटू 10 की पावर -7, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट है ना, पॉइंट है हाँ सही 15.9, इसको और चाहो तो लिख सकते हो, इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो हो जाएगा 1.59 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। यहाँ पे अगर हमने एक पॉइंट शिफ्ट किया तो पावर एक बढ़ जाएगी तो -7 से -6 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको फाइनली आप लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.59 10 की पावर -6 को बोलते हैं माइक्रो, तो माइक्रो मीटर, तो हो गई वेवलेंथ की वैल्यू। ठीक है, तो इतना याद रखना बेसिकली, तो ये आगे यहीं तक भी आप करते तो भी आंसर सही था आपका, मतलब इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है वो तो ऐसे कर दिया। ठीक है, और एक और चीज फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी के लिए, कभी फ्रीक्वेंसी पूछ लेते क्वेश्चन में तो उसको भी याद रखना है आपको। तभी अगर मान लो फ्रीक्वेंसी पूछता है, जैसे आपने लिखा है वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला, वैसे आप फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल्स टू RC 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। तो यहाँ n1 n2 वही चीज़ है, कोई नया नहीं है, बस यहाँ पे क्या है c होता है स्पीड ऑफ लाइट, इतना याद रखना है। c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू फिक्स है उसकी वैल्यू होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे बस वही एक नई चीज़ आ गई, बाकी वो फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है वैसे ही, तो कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं, देन कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, चाहे तो नोट कर ले। तो जैसे ये क्वेश्चन है अगला, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स। तो बोलना है हमको रेशियो निकालना है वेवलेंथ का, जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी हाइड्रोजन एटम में ट्रांसमिट कर रहा है सेकंड परमिटेड एनर्जी लेवल टू फर्स्ट लेवल। तो यानी देखो, चलो निकालते हैं वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, तो पहले हम निकालते हैं फॉर फर्स्ट केस, यानी पहला केस के लिए निकालते हैं, जब वो सेकंड से आ रहा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन सेकेंड लेवल से आ रहा है फर्स्ट लेवल पे ना, हाँ जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है सेकेंड लेवल से फर्स्ट लेवल में, तो देखो कितना हो जाएगा लैम्डा, तो 1/λ1 मान लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे दो वेवलेंथ थे तो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए 1/λ1 मान लिए, इक्वल्स टू R। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है आ रहा है वो सेकेंड से आ रहा है फर्स्ट में, सेकेंड टू फर्स्ट, तो फर्स्ट पे आ रहा है ना, तो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2, n2 जहाँ से आता है तो कहाँ से आ रहा है 2 का स्क्वायर, तो जब इसको निकालेंगे तो 1/λ1 हो जाएगा R, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2 का 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1/λ1 हो जाएगा R, 4 1 4 माइनस 1/4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4 1 4 माइनस 1 1/4, तो 1/λ1 हो जाएगा R 4 - 1 3/4, तो इसको हम लिख सकते हैं, सही है ना। तो इसको ऊपर करेंगे, इसको ऊपर करेंगे λ1, इसको इन्वर्स किया λ1 हो जाएगा 4/3, देखो ये पलट जाएगा 3 × R 3R 4, और जब इसको हमने इन्वर्स किया तो ये भी इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, अगला फॉर सेकेंड केस 2, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसमिटिंग या ट्रांसफरिंग फ्रॉम, कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम हाईएस्ट परमिटेड लेवल टू, यानी फ्रॉम इन्फिनिटी, हाईएस्ट तो इन्फिनिटी होता है, टू सेकेंड लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल। तो वहाँ पे वही फॉर्मूला 1/, अगला वेवलेंथ जैसे λ2 लिख दिया तो जाएगा R 1/n1 का स्क्वायर, n1 कितना है, कहाँ पे आ रहा है सेकेंड लेवल पे, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। ठीक है, जाएगा 1/λ2 इज इक्वल्स टू R 1/2 का स्क्वायर 4, और माइनस, ये तो आपको बता ही चुके हैं 1/∞ का स्क्वायर, अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा था कितना होता है 0, तो यहाँ से अगर हम इन्वर्स करेंगे λ2 हो जाएगा 4/R, सही है, हाँ 4/R। ठीक है, अब रेशियो निकालना है, रेशियो कैलकुलेट करना है, तो इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो इक्वेशन 1 2 को डिवाइड कर रहे हैं 1 में से। ठीक है, तो 1 क्या है, λ1/3
लैम्डा 2 कितना हो जाएगा, लैम्डा 1 कितना है 4/3r डिवाइड बाई लैम्डा 2 कितना निकला है 4/r। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, पहले वाले को ऐसे लिख देते हैं 4/3r, सॉरी 4/3r r नीचे 4/3r इंटू इस वाले को पलट के ऊपर लिख देते हैं r/4। तो यहाँ से 4 से 4 कट गया, r से r कट गया, आ गया 1/3। किस रेशो में, लैम्डा 1 लैम्डा 2 इज टू क्या रेशो है 1:3। ये आ गया वेवलेंथ का रेशो। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। 2018 में पूछा गया था 2 नंबर में, चाहे तो नोट कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, सो अगला कॉन्सेप्ट जो है वो है बोर एटॉमिक मॉडल, यानी अगला टॉपिक जो है वो है बोर एटॉमिक या बोर एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। बेसिकली उन्होंने 3 पॉस्टुलेट्स में पूरा डिफाइन कर दिया था एटॉमिक मॉडल की पूरी कहानी। तो देखो हम लिख सकते हैं, बोर जो थे, बोर ने 2 चीज़ यूज़ की। देखो जिस टाइम ये डिस्कवरी चल रही थी उस टाइम पे कुछ कॉन्सेप्ट आ गए थे नए, क्वांटम कॉन्सेप्ट, ठीक है। यानी क्वांटम कॉन्सेप्ट में बोल सकते हैं कि जो लाइट है वो 2 तरह से बिहेव करती है, वेव की तरह भी, पार्टिकल की तरह भी। तो यहाँ से जितने भी पहले मॉडल बने थे, चाहे वो रदरफोर्ड का मॉडल था, डाल्टन्स का एटॉमिक मॉडल था, या उससे पहले जितनी भी थ्योरी दी गई थी, तो सब में क्या था कि सब में ये यूज करते इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल। तो वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है। मगर इन्होंने क्या किया था, बोर ने एक बहुत अच्छा काम किया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो क्वांटम के कॉन्सेप्ट थे, जितने भी क्वांटम मैकेनिक्स के, यानी जितने भी लाइट एज अ ड्यूल नेचर होती है, प्रूफ जितना भी हो चुका था, या जितना भी जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन थी उन्होंने कलेक्ट किया, उसको कंबाइन कर दिया पुराने वाले थ्योरी के साथ। उन्होंने अपना खुद एक मॉडल दे दिया। तो वही लिखा है, बोर यूजेस क्लासिकल एंड अर्ली कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स to give his hydrogen atomic model in form of 3 postulates। सो उन्होंने 3 postulates यूज करके पूरा एटॉमिक मॉडल को समझा दिया था। तो पहला postulate उनका ये मतलब था कि देखो जो कमियां थी रदरफोर्ड के मॉडल में, कि उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव करता रहता है। तो बोर ने कहा था कि वो एनर्जी लूज नहीं करेगा अगर उसकी ऑर्बिट फिक्स होगी, यानी वो कुछ एक डेफिनेट ऑर्बिट में, यानी देखो अगर जैसे यहाँ पे प्रोटॉन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसकी ये एक ऑर्बिट है जिस पे अगर वो घूमेगा तो एनर्जी अपनी लूज नहीं करेगा। इसकी जगह अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेगा और कहीं भी घूमेगा तो अपनी एनर्जी लूज करेगा। मगर वो अपनी एनर्जी कहाँ लूज नहीं करेगा, जब वो कहाँ पे होगा, वो एक डेफिनेट पाथ में घूमेगा। तो उनका पहला पोस्टुलेट ये बोलता था कि इलेक्ट्रॉन जो है, पहला पोस्टुलेट यही बोलता था, इलेक्ट्रॉन if revolving in definite orbit will not lose its energy in the form of electromagnetic radiation। सो बोर ने कहा था कि अगर वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक है, कौन सी फिक्स ऑर्बिट है वो उन्होंने अपने सेकंड पोस्टुलेट में बताया था। सेकंड पोस्टुलेट में बताया कि वो कौन सी ऑर्बिट में घूमेगा, वो ऑर्बिट कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन इफ रिवॉल्व्स इन द ऑर्बिट whose angular momentum is in the form of integral multiple of h by 2 pi, it will not lose its energy। तो उन्होंने कहा था कि वो अपनी एनर्जी नहीं लूज करेगा अगर वो कौन से ऑर्बिट में घूमेगा, जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो, उसका एंगुलर मोमेंटम बराबर हो इंटीग्रल मतलब इंटीजर्स 1 2 3 4 5 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n h by 2 pi। सो इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहेगा कब, जब वो इस ऑर्बिट में घूमेगा जहाँ पे उसका लीनियर मोमेंटम जो एंगुलर मोमेंटम जो है वो कितना है, इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi, वेयर h क्या है, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको पता ही है।
6.62 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, जूल्स पर सेकेंड, वो आप चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पे थर्ड पॉस्टुलेट उन्होंने बताया था। अब आपको इतना पता ही होगा, क्लास 11 रोटेशन में पढ़े आपको, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस, और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो ये जाएगा मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, ये बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। यहाँ से अगर हम दोनों इक्वेशन देखें तो एंगुलर मोमेंटम की जगह हम रख सकते हैं एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई, ठीक है। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। यानी इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहेगा, वो कभी भी जाके मतलब टकराएगा नहीं, कोलैप्स नहीं होगा न्यूक्लियस में, अगर वो इस ऑर्बिट को फॉलो करेगा, ठीक है। एंड थर्ड उन्होंने बताया, मतलब उनके 3 पॉस्टुलेट्स थे ना, 3 पॉस्टुलेट्स में पूरा एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन किया जाता है। तो थर्ड पॉस्टुलेट में ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो ट्रांजिशन करता है, यानी वो मूव करता है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, ठीक है, सो जो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है, यानी वो क्या करेगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है। यानी फोटोन, रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन अभी हमने पढ़ लिया कि फोटोन होता है पार्टिकल्स जो होते हैं लाइट के, क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं इफ, थर्ड पोस्टुलेट में उन्होंने ये बताया था, इफ इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिट, लेट्स से वो फर्स्ट ऑर्बिट जो है वो है एन आई, ठीक है, एन आई या एन फाइनल, ठीक है, एन फाइनल टू अदर ऑर्बिट या सेकेंड ऑर्बिट, लेट्स से एन इनिशियल, ठीक है, इट विल रेडिएट some energy in the form of photon, in the form of photon which is equal to तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिशन कर रहा है, लेट्स से एन फाइनल से लेके एन इनिशियल ऑर्बिट में कर रहा है, तो उससे जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो फोटोन के फॉर्म में, उसकी एनर्जी कितनी होगी, वो बराबर होगी डिफरेंस ऑफ जो ऑर्बिट एनर्जी लेवल का, जो जहाँ से इलेक्ट्रॉन कूदा है उस ऑर्बिट्स की, जहाँ पे कूदा है उस ऑर्बिट के बीच में जो इतना एनर्जी लेवल का डिफरेंस होगा। जैसे मान लो ये ऑर्बिट में जो एनर्जी लेवल वो 100 जूल एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसे तो वैल्यू तो बहुत 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है, मगर हम एज्यूम करें 100 जूल है, ये है 10 जूल, ठीक है। तो जहाँ से रेडिएशन इमिट होगी वो कितना होगी, 100 - 10, यानी इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल डिफरेंस के बराबर, तो कितना होगा, 90 जूल की एनर्जी या फोटोन रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये लिखा है इफ इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिशन कर रहा है, तो क्या रिलीज करेगा, वो रेडिएट करेगा फोटोन को, विच इज इक्वल, जिसकी एनर्जी इक्वल होगी द एनर्जी ऑफ द फोटोन विच इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ बोथ द ऑर्बिट्स। तो उन दो ऑर्बिट्स के बीच में जितनी एनर्जी, ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसी के बराबर क्या होगा, एनर्जी ऑफ द फोटोन। यानी देखो जहाँ से जो फोटोन रिलीज हो रहे हैं उसकी एनर्जी कितनी होगी, वो किसी बराबर होगी, एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल। तो ये बोर्ड ने बताया था कि जो फोटोन रिलीज हो रहा है, फोटोन की एनर्जी हमने निकाला था लास्ट चैप्टर में, कितनी होती है, एच न्यू, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू, तो ये किसी बराबर होगी, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, या तो आप ऐसे कर सकते हो, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, यानी जो दोनों ऑर्बिटल है उसके एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है उसी के बराबर होगी एनर्जी डिफरेंस। यानी जो फोटोन रिलीज होगा, ये तुमने देखा भी था, जो फोटोन रिलीज होगा, फोटोन किस एनर्जी का होगा, जितना इनके बीच के एनर्जी लेवल डिफरेंस होगा। तो यही उन्होंने पोस्टुलेट्स की हेल्प से एक्सप्लेन किया था अपना हाइड्रोजन मॉडल। तो बेसिकली यही था हाइड्रोजन मॉडल, उन्होंने 3 पोस्टुलेट्स के फॉर्म में अपना पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करेगा, उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो बेसिकली उन्होंने रेडियस और एनर्जी पे ज़्यादा काम किया था, तो हम लोग को वही पढ़ना है, ठीक है। तो नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोर एटॉमिक रेडियस, ठीक है, बोर एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात की थी पोस्टुलेट्स में कि जो मेन आइडिया था बोर का वो था मतलब एटम की रेडियस निकालना, है ना, और एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, उसका एनर्जी निकालना, ठीक है। तो बेसिकली हम यही 2 कैलकुलेशन करेंगे जो अभी हमारे 12th क्लास तक में के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। सो बोर एटॉमिक रेडियस की बात करें तो हमको पता है कि रदरफोर्ड ने एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट की थी अपने एटॉमिक मॉडल के लिए, तो कितनी थी, रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, किसे लिखते हैं हम लोग, या फिर रेडियस ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं एटम की जगह, रेडियस ऑफ
रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। हमने कहा था लास्ट टाइम आर इज इक्वल टू होता है ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। थोड़ी देर पहले हमने निकाला है कि जो रेडियस होती है रदरफोर्ड के मॉडल में, नहीं आता तो आप देख सकते हैं बैक जाके कि जो रेडियस होती है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की, यानी जो इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, उसकी रेडियस कितनी होगी, तो वो निकालने के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किए थे, यानी हमने इसका डेरिवेशन किया था, ठीक है, जहाँ पे हमने इक्वल किया था सेंट्रीपिटल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। तो फाइनली इक्वेशन हमको ये मिली थी। तो यहाँ से अगर इसको हम थोड़ा सा और शफल करें, वी को ऊपर लेके जाएं, वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर, ये वी स्क्वायर ऊपर आ गया, आर नीचे आ गया। तो यहाँ से वी कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा अंडर रूट ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू आर, ठीक है। अब यहाँ से हम थोड़ी देर के लिए चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, वी इक्वल टू ई स्क्वायर रूट कट जाएगा तो बच जाएगा ई बिकॉज स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर रूट में बच जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू आर। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। और हमने अभी पढ़ा था लास्ट पॉस्टुलेट में, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है बोर्ड के सेकंड पॉस्टुलेट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सेकंड पॉस्टुलेट, बोर्ड का जो सेकंड पॉस्टुलेट था उसके हिसाब से क्या था, लीनियर एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कितना होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय 2 पाई, यानी जो एल होता है वो होता है एन एच बाय 2 पाई। ये एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो एल की वैल्यू कितनी होती है, लीनियर मोमेंटम जो कि होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस इज इक्वल्स टू एन एच बाय 2 पाई। तो लीनियर मोमेंटम कितना होता है, एल इज इक्वल्स टू एम वी आर। ये हमने देखा था, फाइनली ये ड्राइव किया था लास्ट टाइम, है ना, सेकंड पॉस्टुलेट में। तो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी निकालें तो वी कितना हो जाएगा, एन एच बाय 2 पाई। देखो ये वेलोसिटी निकाले तो एम और आर इंटू में हो जाएगा, तो डिवाइड में एम इंटू आर, तो हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर इक्वेट करें फ्रॉम 1 एंड 2, तो दोनों इक्वेशन कंपेयर करने के बाद हमको मिलेगा कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम वेलोसिटी वेलोसिटी, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, सेम। तो यहाँ से देखो ई बाय अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू आर इज इक्वल्स टू एन एच बाय 2 पाई एम आर, 2 पाई एम आर। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से रूट हटाने के लिए दो तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से मिल जाएगा ई स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट कट जाएगा तो बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर, यानी इस तरफ दो तरफ हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, इधर भी, ठीक है, ताकि हमारी इक्वेशन क्या हो जाए और सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से ये फाइनली रूट हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करें ना, 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आर से स्क्वायर कट जाएगा, एम से स्क्वायर कट जाएगा, पाई से स्क्वायर कट जाएगा, एंड 4 से 4 कट गया, ठीक है, बस नहीं है। यहाँ से आर को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा आर, जैसे और सिंपल कर लेते हैं, सीधे से ले लेते हैं, तो ई स्क्वायर इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो कट गया पूरा टर्म, नहीं एप्सिलॉन नॉट बचा है, ई बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय पाई एम आर, बिकॉज पाई स्क्वायर स्क्वायर कटा है और बाकी तो बचा है। तो यहाँ से आर को ऊपर लेके जाएंगे तो आर हो जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा तो इंटू में, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय, यहाँ से ये ई स्क्वायर नीचे जाएगा, ई स्क्वायर पाई एम, ठीक है, देखो पाई है एम है, ई स्क्वायर आ जाएगा, आर ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली ये रेडियस ऑफ बोर एटम मिल गया। यानी कोई अगर हमको एटम दिया है, ठीक है, उसका रेडियस निकालना है तो हम सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बोर का मॉडल किस लिए था, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो फॉर हाइड्रोजन एटम जो बाकी वैल्यू होती है तो कॉन्स्टेंट है, एन कॉन्स्टेंट है, एन फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू 1 होगी, एच होता है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ठीक है, इंटू ई होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, चार्ज ऑफ साइंस तो माइनस 1.6, पाई होता है 22/7 या तो 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, ठीक है, चाहो तो लिख लो kg, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं सब कांस्टेंट है, यानी सबकी सब वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है।
हाँ ठीक है। अगर हम n की वैल्यू 1 ना भी लें तो भी बाकी तो देखो कांस्टेंट है, यानी n होता है ऑर्बिटल नंबर, तो किस ऑर्बिटल निकालें यानी कौन सा। तो अगर n की वैल्यू भी ना भी रखें तो ऐसे अगर हम सिर्फ जितनी भी वैल्यू गिवन है यानी जो भी कांस्टेंट है एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर पाई एम इन सब की वैल्यू डाल दें, फाइनली एक कांस्टेंट आता है, यानी कांस्टेंट वैल्यू आती है जो होती है 5.29। अगर आप इसको रख के कैलकुलेट करोगे यहाँ पे तो ये आएगा 5.29 इंटू 10 की पावर -11 n स्क्वायर। लेट्स से हमने n की वैल्यू रखी भी नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो r हो जाएगा, देखो 10 की पावर -11, यहाँ से अगर एक पॉइंट हम इधर शिफ्ट कर दें, ये एक पॉइंट शिफ्ट कर दें तो जाएगा 0.529 इंटू n स्क्वायर इंटू 10 की पावर -10, बिकॉज एक पावर पॉइंट शिफ्ट किया तो पावर एक कम हो जाएगी यानी बढ़ जाएगी, तो 10 की पावर -10 हो जाएगी। तो 10 की पावर -10 को हम लिखते हैं एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम। तो फाइनली आर का एक और फॉर्मूला आ गया, ये सिंप्लीफाइड फॉर्मूला, यानी आपको ये सब वैल्यू अगर याद नहीं है, सिंपली अगर आपको निकालना है तो आप यूज़ करते हैं। आर इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर, n क्या है वो एनर्जी लेवल यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है, और एंगस्ट्रॉम क्या है कि जो भी आंसर आएगा आपका वो किसमें आएगा 10 इंटू 10 की पावर -10 मीटर में, यानी रेडियस जो आएगी वो किसमें आएगी एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये था बोर एटॉमिक रेडियस। अगर हम बात करें तो ये 2 साल पिछले क्वेश्चन आया भी हुआ है 2015 और 2020 में, 2015 और 20 में ये डेरिवेशन करने को आया भी है, ये जो एग्जैक्ट डेरिवेशन है, ठीक है, ये है। तो लिख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, एनर्जी की बात करते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, सॉरी एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, यानी बोर के मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो बोर ने उसको भी कैलकुलेट किया। तो बेसिकली देखो हमने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला भी निकाला था, है ना, रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसकी एनर्जी हमने निकाला था, टोटल एनर्जी होती है -E²/8πε0 r, ठीक है, इतनी होती है। अब देखो हमने थोड़ी देर पहले ही रेडियस का इक्वेशन निकाला है, बोर रेडियस का, वो लिखा भी है ना, जस्ट लास्ट में जो भी निकाला है 1 मिनट पहले, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा -E²/8πε0 r। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो आर की वैल्यू दी है तो इसको हम लिखें तो हो जाएगा n²h²ε0 ये आर की वैल्यू लिख लें πm²। अभी डिवाइड में जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा -E², है ना। अब ये डिवाइड में ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई, ये काट दो, पाई से पाई कट गया, और कुछ कट रहा है नहीं, तो हो जाएगा पाई कट गया, तो ये m E² ऊपर चला गया डिवाइड बाय 8ε0 n² इंटू ε0। तो टोटल एनर्जी फाइनली हो जाएगी -m E² बेस में पावर ऐड हो जाएगी तो e की पावर 4/8 ε0 का स्क्वायर, सॉरी ε0 का स्क्वायर, ये हो गया n² और h², ठीक है। अब यहाँ पे वही सेम चीज़ हो रही है, देखो m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है हमको कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -19, e होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और ε0 होता है 8.854 इंटू 10 की पावर -12, h जो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर -34। तो ये सब कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू अगर हम रख दें तो फाइनली टोटल एनर्जी आफ्टर पुटिंग H एंड ε0 वैल्यू, तो इनकी वैल्यू अगर हम डाल दें तो फाइनली हमको जो मिलेगी टोटल एनर्जी की वैल्यू वो कितनी होगी, टोटल एनर्जी होगी, देखो ये जो कैलकुलेट होगा ना ये me², ये कितना आएगा -13.6, ठीक है, डिवाइड बाय, अब यहाँ पे n² बचा है तो n² रखेंगे वैसे, ठीक है, क्योंकि कौन सी ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन का कौन सा एनर्जी लेवल है उसको वो तो गिवन रहेगा तो उसको हमको रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ इसकी एनर्जी जो आती है वो जूल्स में नहीं आती है, एक्चुअली हमने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड करके, ठीक है, यानी गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन के चार्ज से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फाइनली ये बन गया आपका एनर्जी का इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो हम नोट करते हैं, ठीक है, यानी एनर्जी लेवल क्या होता है, ठीक है, एनर्जी लेवल किसी भी एटम का क्या होता है, और हम यहाँ से कुछ चीज़ें नोट कर सकते हैं, यानी इस जो इक्वेशन है इसे कुछ चीज़ें हम कंक्लूड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो क्या है वो चीज़ें, पहले देखो जिस ऑर्बिट की वैल्यू 1 होगी, है ना,
जैसे मानो n की वैल्यू 1 रखते हैं एग्जाम्पल के लिए, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, ये कितना हो जाएगा, एनर्जी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिकॉज n की वैल्यू 1, इसको डिवाइड करोगे 1 का स्क्वायर से तो 1 ही होगा, और 13.6 डिवाइड बाई 1 तो 13.6 ही होगा, तो एनर्जी इतनी आएगी। अगर हम n की वैल्यू 2 रख दें, फॉर n इज इक्वल्स टू 2, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई n की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 4 3 12 1.6, तो 4 लगभग 3.4 के आसपास आएगा, ठीक है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, नेगेटिव। तो देखो किसकी एनर्जी ज़्यादा है, अगर आप देखोगे तो 13.6 सबको ज़्यादा लग रहा है एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, ठीक है, मगर एक्चुअल में किसी ज़्यादा है सेकंड ऑर्बिट के लिए। क्यों? बिकॉज सेकंड ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो कितनी है, कम नेगेटिव है, -3.4। अब अगर हम कंपेयर करें तो -3.4 बड़ा होता है 13.6 से, -13.6 से। अगर ये प्लस होता तो ये बड़ा होता ऑब्वियसली, मगर अगर हम बात करें नेगेटिव में, तो नेगेटिव वैल्यू में जो छोटा होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, यानी -3.4 ज़्यादा बड़ा है, यानी सेकंड ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ कन्फ्यूजन निकाल सकते हैं, द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल, फर्स्ट ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है इज द लीस्ट, यानी सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, जो फर्स्ट लेवल का इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू उसी की होती है। दूसरा, एज वी कीप गोइंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल, जैसे जैसे ऑर्बिटल की वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे n की वैल्यू 2 3 4, जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, एनर्जी बढ़ती जाएगी। द एनर्जी कीप्स इंक्रीजिंग, तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन एटम में कहाँ होता है इलेक्ट्रॉन, लेट्स से अगर वो ग्राउंड स्टेट में अपने इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी उसकी एनर्जी है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना है हाइड्रोजन एटम से, तो कितनी एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, जितनी फर्स्ट ऑर्बिटल की एनर्जी है, तो कितनी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमको एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम in its ground state is 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, कितनी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये था एनर्जी किसका, बोर एटॉमिक मॉडल का। होप तो समझ में आ गया होगा, चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे बोर मॉडल की मेरिट्स और डिमेरिट। तो हम बात करते हैं पहली मेरिट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, यानी जो बोर का एटॉमिक मॉडल था उसकी क्या क्या खूबियाँ थी, यानी वो किस लिए एक सक्सेसफुल मॉडल था, है ना। और हम बात करेंगे डीमेरिट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, यानी क्यों, किस रीज़न की वजह से वो अनसक्सेसफुल था। यानी दो पहलू होते हैं एक मॉडल के, यानी दो तरफ से हम देख सकते हैं, एक तरफ से उसके मेरिट्स देख सकते हैं, यानी क्या क्या उसके अंदर अच्छाइयाँ थी, और दूसरा क्या है उसका डिमेरिट्स, यानी क्या क्या चीज़ें थी जो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो पहले बात करते हैं मेरिट्स की। तो मेरिट्स क्या था, पहला कि द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड रेडियस ऑफ atom were in good agreement with theoretical or calculated वैल्यू, यानी जो भी हमने फॉर्मूला कहा था रेडियस का और एनर्जी ऑफ बोर मॉडल, यानी 13.6 बाय n स्क्वायर, या तो 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। तो ये जो दोनों वैल्यू थी रेडियस की और एनर्जी की, ये एक्चुअली में जो हाइड्रोजन एटम के लिए हमने निकाली थी, है ना, वो एक्चुअली में क्या था, जितना हम एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट किए थे वैल्यूज, और वो करीब करीब सेम थी किससे, जो हमने थ्योरेटिकल कैलकुलेट किया था। यानी जो एटॉमिक मॉडल का, यानी कोई भी एटम है उसका अगर हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैसे, एक्सपेरिमेंट से,
है ना, एक्सपेरिमेंट से नाप सकते हैं उसको, या तो इलेक्ट्रॉन की, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नापे, ठीक है, वो भी कैसे नापे, एक्सपेरिमेंट से। तो जो डाटा एक्सपेरिमेंट से था रेडियस का, रेडियस ऑफ एक्सपेरिमेंट और एनर्जी ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो यानी एनर्जी जो निकली और रेडियस जो निकला वो एक्सपेरिमेंट से, वो नियरली क्या था, सेम था जो हमने कैलकुलेट किया था रेडियस यूजिंग फार्मूला, और एनर्जी जो कैलकुलेट किया था यूजिंग फार्मूला। तब हमने रेडियस ऑफ एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैलकुलेट वैल्यू, यानी जो हमने कैलकुलेट किया था थ्योरेटिकल वैल्यू वो मैच करी थी नियरली या अप्रॉक्सीमेटली मैच करी थी एकदम 90% तक, किससे, कैलकुलेटेड वैल्यू से, यानी ये दोनों सेम था, यानी एक सक्सेसफुल फॉर्मूला बन गया था ये किसके लिए, कैलकुलेट करने के लिए एटम की एनर्जी और रेडियस, ठीक है। दूसरा चीज, ठीक है, तो ये क्या था, इट कुड एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, यानी जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा था, यानी जो एमिशन निकला था, जो रदरफोर्ड के मॉडल का कमियां थी, यानी वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था उसका मॉडल, है ना, वैसे यही वही चीज़ यहाँ पे बोर के मॉडल ने एक्सप्लेन कर दी थी, यानी जो हम एक्चुअली में एमिट करवाते थे लाइट, और जो एमिशन स्पेक्ट्रा बनता था वो एक्चुअली में क्या था, कैसे मतलब कैसे बनता था उसका, जितने भी कैलकुलेशन थे सारा का सारा एक्जैक्टली बैठ रहा था किसी साथ, बोर एटॉमिक मॉडल से, यानी बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट, मतलब जो कमियां थी रदरफोर्ड के मॉडल में वो ठीक हो गई। रदरफोर्ड के मॉडल में एक और कमियां होगी, अगर आपको याद होगा, कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता था अराउंड द प्रोटॉन या तो न्यूक्लियस जो भी है इसके अराउंड रोटेट करता था, तो क्या करता था, अपनी एनर्जी लूज करता था, जिसकी वजह से वो क्या करता था, फाइनली मूव कर रहा था टूवर्ड्स न्यूक्लियस, और स्पाइरल कॉर्ड से मूव करते करते क्या कर रहा था, आगे टकरा रहा था न्यूक्लियस में। तो ये क्या था, ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा था, यानी ये बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, अनस्टेबल, ठीक है। वेरएज हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन लाइक एटम थे, बोर मॉडल ने उसको एकदम अच्छे से बताया, उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया, यानी जितनी भी स्टेबिलिटी थी, यानी इलेक्ट्रॉन जब किसी भी एक फिक्स ऑर्बिट पे घूमेगा या एक फिक्स एनर्जी लेवल पे घूमेगा, जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा NH/2π के, अगर वो ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इतना होगा या रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इतना होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक स्टेबल स्टेट में रहेगा। ये जो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम थी वो किसने प्रूव किया था, बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में। अगर आपको याद होगा तो जे थॉमसन का मॉडल हो या तो रदरफोर्ड का, दोनों का मॉडल में स्टेबिलिटी का कहीं भी कोई बात नहीं होती, वेरएज बोर का मॉडल ने एकदम परफेक्टली प्रूव कर दिया था स्टेबिलिटी ऑफ एटम को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इट well explained the stability of revolving electron in an atom, यानी एटम में जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन था उसकी स्टेबिलिटी को भी ये बता पाया था। तो ये थी कुछ अच्छाइयाँ उनके मॉडल की, यानी ये क्या हो गए मेरिट्स। अब हम बात करें डीमेरिट्स की, क्या क्या कमियां थी उनके मॉडल में, ठीक है। तो पहली कमी तो बहुत ऑब्वियस सी है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वर्क करता था, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, ठीक है। डीमेरिट्स की बात करते हैं, इट वुड ओनली वर्क फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। तो ये सिर्फ और सिर्फ उन एटम के लिए वर्क करता है जहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन हो, यानी हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो भी क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन की तरह। तो ऐसे एटम्स के लिए ही काम कर रहा था, तो ये इसकी पहली कमी थी। दूसरी कमी की अगर हम बात करें तो इट डजंट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। तो जिस एटम्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे तो उनका स्पेक्ट्रा कैसा बन रहा था या ऐसा क्यों बन रहा था, किस वजह से बन रहा था, उसके बारे में बोर का मॉडल कोई बात नहीं कहता। तीसरी पॉइंट, यानी देखो अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, तो हाइड्रोजन में क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उससे जो रेडिएशन अगर उसको माइनस करते हैं तो उससे जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा बनेगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे किसी किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे मल्टीपल एटम में, लेट्स से नाइट्रोजन, तो पहले शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाद वाले शेल में 5, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन था नहीं। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में हम फोर्सेस को डील कर रहे थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। मगर जैसे ही मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में तो फोर्स लग रही थी, बल्कि इलेक्ट्रॉन की दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी फोर्सेस
अकाउंट हो रही थी, यानी दूसरे इलेक्ट्रॉन भी फोर्स लगाए थे इसमें, जो कि कैलकुलेट करना पड़ता, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या था, जहाँ पे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन होते थे वहाँ पे जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा था, है ना, कैलकुलेशन जो मल्टीपल एटम इलेक्ट्रॉन के एटम के लिए थी, वो क्या थी, वो सही नहीं बैठ रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग करके कैसे दो एटम मिलते हैं और कैसे उनके बीच में मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। जैसे मान लो एक हाइड्रोजन का एटम है या दो हाइड्रोजन के एटम है, कंबाइन हो रहे हैं ऑक्सीजन के एटम के साथ, तो वहाँ पे कैसा कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्या हो रहा है प्रोसेस कि जिसकी वजह से कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बोर का एटॉमिक मॉडल, यानी क्या क्या रीजन थी बिहाइंड केमिकल बॉन्डिंग, वो कोई बात नहीं कर पाया था। एंड लास्ट पॉइंट फोर्थ, इट डजंट या इट डज नॉट टेक into account the Heisenberg uncertainty principle। तो आपने पढ़ा ही है लास्ट चैप्टर में, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि किसी भी पॉइंट पे मोमेंटम और पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल पाना इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्या, बहुत सर्टेन नहीं होता, ठीक है, वो अनसर्टेन होता है, यानी निकालने में बहुत 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 अमाउंट ऑफ एरर आती है। मगर यहाँ पे अगर हम देखें तो बोर ने सिंपली बता दिया कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूम रहा है, उसकी पोजीशन क्या है। अगर हम देखें सेकंड पोस्टुलेट में तो उसने फॉर्मूला भी दिया था L=NH/2π। तो यहाँ पे देखो मोमेंटम और पोजीशन दोनों ही बता पा रहा था किस बोर के एटम मॉडल में इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब कमियाँ थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनका मॉडल फेल हो गया। फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, जिसके बारे में उनको पढ़ना नहीं है बहरहाल। तो हम बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक पे। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, de Broglie explanation of Bohr's second postulate, ठीक है। सो डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन किया था जो बोर का सेकंड पोस्टुलेट था, जो कि बोलता था, अगर आपको याद होगा सेकंड पोस्टुलेट बोलता था MVR, यानी जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी बराबर होता है NH/2π के बराबर। ये किसने एक्सप्लेन किया था, ये एक्चुअली एक्सप्लेन किया था डी ब्रॉगली ने। उन्होंने कहा था कि जब भी प्रोटॉन के आसपास में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन खाली और खाली पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है मैटर पार्टिकल की तरह या पार्टिकल वेव की तरह, ठीक है। जहाँ पार्टिकल वेव की तरह मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टैंडिंग वेव फॉर्म करते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग वेव फॉर्म करता है, इसका मतलब क्या है बता रहे हैं। ये देखो ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें इसकी वेवलेंथ जो है, यानी एक साइकिल की वेवलेंथ जो है वो है लैम्डा, ठीक है। तो एक साइकिल की वेव कितनी है, लैम्डा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, बात करें एक साइकिल की वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि जो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, उसमें इलेक्ट्रॉन को प्लग करें, प्लग मतलब उसको जैसे कोई स्प्रिंग बंदी होती है, कोई तार होता है, उसको अगर हम खींचते हैं, छोड़ते हैं, तो उसमें एक वेव्स क्रिएट हो जाती है ना। तो जैसे अगर हम उसको प्लग करें तो इसमें क्या है, मल्टीपल वेव्स क्रिएट होंगी। क्या होगा, मल्टीपल वेव्स क्रिएट होंगी, ठीक है, जिनकी वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट होगी, किसी की λ1 होगी, किसी की λ2 होगी, किसी की λ3 होगी एंड सो ऑन, ठीक है। तो उन सारी की सारी वेवलेंथ में से सिर्फ वही वेवलेंथ सर्वाइव कर पाएगी जिसकी वेवलेंथ क्या है, उस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की वेवलेंथ के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डी ब्रॉगली एक्सप्लेन दैट इलेक्ट्रॉन in an orbit behave like a matter wave that creates standing wave at resonance, ठीक है। if we plug the electron multiple wave
will create, but waves with wavelength lambda can survive। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो डिब्रॉय ने बोला था कि जो मूव कर रही है वेव, है ना, जो वेव मूव कर रही है किसी बराबर है एन लैम्डा के बराबर। तो यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन में देखें तो उसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, यानी जितनी नंबर ऑफ साइकिल होगी। देखो अगर यहाँ पे हम बात करें तो सर्कमफ्रेंस जो होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट वो कितना होगा, वो होगा यहाँ पे अगर एक वेव साइकिल पूरी तो हो गया लैम्डा, 2 साइकिल पूरी हुई वेव की तो 2 लैम्डा, 3 साइकिल हुई तो 3 लैम्डा, ऐसे करके हमने बोला n साइकिल पूरी तो वेव कितना हो जाएगा n लैम्डा। ये किस बराबर हो गया, सर्कमफ्रेंस के बराबर। तब हमने उसने कि 2 पाई r कितना हो गया n लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू हमने देखी थी, लैम्डा कितना होता है हमने कहा था लास्ट टाइम, अगर आपको याद होगा डिब्रॉय की ही कॉन्सेप्ट से हमने कहा था कि जो लैम्डा होता है या हम h/mv, यानी जो लैम्डा है वो कितना है h/mv या h बाय मोमेंटम बोल सकते हैं ना। ये हमने पढ़ा था डिब्रॉय के लास्ट वाले हाइपोथेसिस में कि जो वेवलेंथ होती है किसी भी मैटर, कोई भी मैटर की कितनी होती है h बाय मोमेंटम। तो यहाँ पे h बाय मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो हम यहाँ सकते हैं लैम्डा की जगह 2 पाई r इज इक्वल्स टू n h बाय 2 पाई, और इस 2 पाई सॉरी n h बाय एम वी, सॉरी n h बाय एम वी। लैम्डा की वैल्यू क्या हमने देखो यहाँ पे लैम्डा कितना आया था, लैम्डा आया था h बाय एम वी, तो हमने यहाँ पे लैम्डा की रख दिया h बाय एम वी। तो यहाँ से अगर हम 2 पाई को नीचे भेजें और एम वी को ऊपर भेज दें, देखो क्या इक्वेशन बन रही है, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई, और एम वी आर होता है एंगुलर मोमेंटम, एल इज इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। तो देखो डिब्रॉय ने कितना क्लियरली प्रूव कर दिया बोर का सेकंड पोस्टुलेट अपनी मैटर वेव थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, तो बस इतना ही था इस चैप्टर में, इतना ही में इसी पे इस क्वेश्चन आते भी हैं और प्रीवियस के कुछ क्वेश्चन है जो इसी पे बेस्ड हैं, तो अगर आप ट्राई करेंगे तो श्योरली होगा क्वेश्चन। बस आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।